हे गाइस, वेलकम बैक सभी दोस्तों को। जय श्री राधे। एक बच्ची ने बोला था कि सर एग्जाम्पल्स के साथ में हमें वर्ड मीनिंग याद करवाओ, जैसे आपने हमें वन वर्ड याद करवाए हैं, जैसे आप स्पेलिंग्स लेकर के आए, मॉडल्स के पीवाईक्यू लेकर के आए। तो मैं मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जो बच्चे मुझे बात बोलते हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन मुझे बात बोलते हैं, मैं उसे कंप्लीट करने का पूरा पूरा प्रयास करता हूँ। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप तक सबसे बेस्ट चीज पहुंचे। तो ये हजार वोकैब की जो सीरीज चल रही है हम लोगों की, मेरा ये मानना है कि आपको आज के बाद में या कभी भी ये क्लास आप लोग देखेंगे तो इसके बाद में शायद तक आपको इन वर्ड्स से प्यार भी हो जाए। ठीक है। तो वो बोलते हैं ना कि मेरे लिए तो आप छोटे भाई बहन हो, बच्चे हो मेरे। तो तू किसका बच्चा है, एक आता है ना, तू किसका बच्चा है, तू मेरा बच्चा है। तो इस तरीके से वो वाली बात है। बाकी हम सबके सब जो बच्चे हैं वो श्री जी के बच्चे हैं। अगर उन्होंने अपन को अपना लिया तो अपना जो जीवन है ना इंसान का, वो स्वर्ग बन जाएगा, बस उनके अपनाने के ऊपर है। अब एक बड़ा ही प्रेमानंद जी महाराज का वो भी चलता भी है कि कट जाए ये जीवन बाधा, जपो सभी राधा राधा, जपो सभी राधा राधा। तो बोलो श्री वृंदावन धाम की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब शुरू करेंगे, अब आनंद आएगा। पहला वर्ड हमारे पास में है रेटिसेंट। कैसे बोलेंगे इसको? रेटिसेंट। और रेटिसेंट का मीनिंग मेरे भाई बहनों होता है कि कोई व्यक्ति है जो लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं कर पाता, अपने अंदर ही रहता है, रिजर्व्ड है। ठीक है। तो जैसे यहाँ आप देख रहे होगे कि लिखा भी हुआ है, रेटिसेंट को कैसे प्रोनाउंस करना है वो भी लिखा हुआ है। और एग्जाम्पल देखो, अनलाइक हिज आउटगोइंग फ्रेंड्स ही रिमेन्ड रेटिसेंट ड्यूरिंग द मीटिंग। अनलाइक, अनलाइक मतलब उनके विपरीत। तो अनलाइक हिज आउटगोइंग फ्रेंड्स, अपने बहिर्मुखी ज्यादा बातें करने वाले मित्रों की जगह पर उनके जैसा ना होना, उनका विपरीत होकर के ही रिमेन्ड, रिमेन मतलब रहा, ही रिमेन्ड रेटिसेंट ड्यूरिंग द मीटिंग, वो मीटिंग के दौरान चुपचाप रहा, शांत रहा। तो ये होता है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या हुआ? चुपचाप रहना, शांत रहना, मिलनसार ना होना। या आप इसको आप मेरे ऊपर भी ले सकते हो। मैं जैसे ना जनरली तो माइक वगैरह पे, कैमरा वगैरह पे मेरा जैसे पहले होस्टिंग वगैरह में करता था, तो आई यूज टू डू इट वेरी वेल। ठीक है, बाय गॉड ग्रेस। अब हुआ क्या है लाइफ के अंदर कि मैं जनरली जब लोगों से बात करता हूं ना, तो मैं बड़ा ही क्या हूं, शाय हूं, शर्मीला हूं। मैं लोगों से ज्यादा अच्छे से, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जनरली बहुत अच्छे हैं, स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, अब उनसे क्या ज्यादातर लोगों से बातचीत नहीं हो पाती, तो वो होते हैं रेटिसेंट। ठीक है, रेटिसेंट। तो रेटिसेंट को आप शाय से मिला सकते हो, शाय हो गया। अब यहाँ पे रेटिसेंट के लिए हमारे पास में कुछ सिनोनिम है, जैसे रिजर्व्ड। रिजर्व क्या होता है? अपने अंदर ही खोया रहने वाला, ज्यादा बातचीत नहीं करता, रिजर्व्ड है वो। उसी के लिए वर्ड आता है साइलेंट। साइलेंट यानी चुपचाप रहने वाला। टाइट लिप्ड यानी कि अपने लिप को टाइट रखता है, ज्यादा बातचीत नहीं करता है। तो जैसे रिजर्व्ड हुआ, साइलेंट हुआ, टाइट लिप्ड हुआ, वैसे ही रेटिसेंट हो गया। रेटिसेंट के लिए एक वर्ड मैंने आपको बताया था, शाय। और अगर आप चाहो तो एक वर्ड और लगा लो, इंट्रोवर्ट। ठीक है। इंट्रोवर्ट भी क्या होता है? ज्यादा बातचीत नहीं करता, जो वो इंट्रोवर्ट होता है। तो इंट्रोवर्ट हो गया हमारे पास में, शाई हो गया, रेटिसेंट हो गया, और रिजर्व्ड हो गया, साइलेंट हो गया, टिप लिप्ड हो गया। एंड इफ यू हैव एनी वर्ड इन योर माइंड, हो सकता है कि आपके पास में एक वर्ड और भी हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कमेंट किया करो। कमेंट करने से क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत कुछ सीखता है। मान लो कि आपके पास ये 5-6 वर्ड्स तो हमने भी बात कर ली भाई। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, रेटिसेंट हो गया, रिजर्व्ड हो गया, टाइट लिप्ड हुआ, साइलेंट हुआ, शाई हुआ। बट अगर आपके पास में एक मीनिंग एक्स्ट्रा है ना मेरे बच्चे, तो आप कमेंट किया करो, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है, सामने वाला आपसे सीख जाता है। ठीक है जी। तो मैं आपको अब हर वर्ड्स की ट्रिक भी बताऊंगा। जैसे रेटिसेंट जो है ना, अगर इस वर्ड को हमेशा अपने दिमाग में रखना है, तो आप इस चीज को ऐसे याद करो, भाई आपका एक दोस्त था, है, मतलब अभी भी है, था नहीं है, क्यों किसी की बलि दे अपन। ठीक है। तो आपका एक दोस्त था जो बहुत ज्यादा रेटिसेंट था।
आपने उससे बोला कि ये जो शोरूम है ना, इस शोरूम से जाकर के सेंट लेकर के आ जा। उसने बोला मैं बड़े शोरूम्स में नहीं जाता हूँ, मैं रेटिसेंट हूँ, मैं शाही हूँ, मैं कम बातचीत करता हूँ, मैं इसलिए छोटी रेडी से जाकर के सेंट लेकर के आता हूँ, छोटी दुकान से लेकर के सेंट आता हूँ। तो रेटिसेंट, रेडिसेंट, और ऐसा शोरूम में जाके सेंट नहीं ले पाता। इस तरीके से अपन को वोकैब पे पकड़ बनानी। माई मैंने जैसे बोला कि माई टारगेट here टुडे इज टू मेक यू लर्न ईच एंड एवरी वर्ड दैट वी डिस्कस here। हम जो भी एक एक वर्ड जो हम आज इस क्लासरूम में डिस्कस करते हैं, मैं चाहता हूं जब आप घर पे पहुंचे, इस क्लासरूम के बाहर पहुंचे, आपके माइंड में एक एक वर्ड ना कान में गूंजे आपकी। रेटिसेंट, रेटिसेंट, रेटिसेंट। क्या हुआ रेटिसेंट? कि मैं रेडी से जाके सेंट ले सकता हूं क्योंकि मैं शाई हूं, लेकिन बड़े शोरूम में जाकर के मैं सेंट नहीं ले सकता। होता है ऐसा, स्वाभाविक सी बात है। मान लीजिए कि आप, जैसे मैं, टू बी ऑनेस्ट आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, है ना? तो अब होता क्या है कि जैसे आप बड़े सारे शोरूम्स होते हैं और बड़े सारे मॉल्स होते हैं, चाहे आप आजकल हेयर कटिंग की बात लो, इस एग्जांपल से समझ लो, आप हेयर कटिंग करवाने के लिए जाते हैं आजकल, है ना? बड़े बड़े ब्रांड के सैलून बने हुए हैं, और छोटी दुकानों पे कटिंग करवाई हुई है, बड़े बड़े ब्रांड के सैलून बने हुए हैं। अब पता ही नहीं होता भाई अंदर होगा क्या, है ना? तो हम बाहर छोटी दुकानों पे, रेडी वगैरह पे वो काम कर लेते हैं, लेकिन शोरूम में जाके नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर रेटिसेंट, क्योंकि हम रेटिसेंट है। ठीक है? इस तरीके से अपन को आज आप ये समझ लो भाई, ये पहला एग्जाम्पल है, अपन हर एक वर्ड को इसी तरीके से अपने पिटारे में उतार लेंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप मुझे बताना कि सारे सारे वर्ड कमेंट करना, और सभी वर्ड्स के हिंदी मीनिंग आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है भाई? चलो भाई आगे बढ़ेंगे बड़ा ही प्रेम प्यार से। हाँ, ये मैंने क्या किया, देखो इस सेशन एक चीज मिस हो गई यहाँ पर, ये इमोजी। देखो ये इमोजी आपका 90% काम कर देगी। ये इमोजी में क्या, देखो इसका लिप्स जो है ना, ये सिले हुए हैं, ये लिप्स इसके बंद कर रखे हैं, यानी ये है रेटिसेंट, ये कम बोलता है, रेटिसेंट है। ये इमोजीज हर एक वर्ड के साथ इसीलिए लगाई गई है कि आपको ना भाई, बाकी चीजें तो आपको लर्न हो ही जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इमोजी से भी वर्ड कनेक्ट होता है। आप देखो जो रीट वगैरह की तैयारी करते हैं, या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक फ्लैश कार्ड नाम की टेक्निक होती है, जिसमें बच्चों को हम लोग फ्लैश कार्ड दिखाया करते हैं। तो वो जो टेक्निक होती है वो यही है कि विजुअल से आपके दिमाग में चीज बैठ जाए। तो ये इमोजी याद कर लेना नेक्स्ट टाइम जब भी रेटिसेंट वर्ड आपके दिमाग में आवे। चलो भाई, नेक्स्ट वर्ड है वेमोस। क्या है? वेमोस। अब वेमोस को याद कैसे करना है? पहले तो वर्ड का हिंदी मीनिंग याद करते हैं। वेमोस को याद कैसे करोगे? वेमोस का मतलब होता है भाग जाना। देख रहे हो ये भाग रहा है ना? तो वेमोस का मतलब क्या होता है? वेमोस का मतलब होता है भाग जाना। अब सबसे खास बात मेरे बच्चे यहाँ पे ये है कि भाई, एक तो बंदा होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है ना, हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, ठीक है? और एक क्या होता है कि एक बच्चा ऐसा भी होता है कि आप ये मानो कि वो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो मौज लेता है जीवन के अंदर। तो भाई अगर मौज चाहिए ना जीवन के अंदर, तो भागना पड़ेगा, तब जाके आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। वह मौज ऐसे याद कर लो, और वह मौज को ऐसे याद कर लो, भाई भाग जाओ। है वो है ना, बाबा प्रेमानंद कहे कट जाए ये जीवन बाधा, जपो सभी राधा राधा। तो वह मौज चाहिए ना भाई, तो मौज चाहिए, तो वह मौज याद कर लो, इसका मतलब होगा भाग लो भाई। देखो एग्जाम्पल देखो, भागना नहीं है अपन को, ये वर्ड समझने के लिए तरीके हैं। अपने को मैं हर बार बोलता हूं कि क्लास में जो वर्ड्स डिस्कस किए जाते हैं, दैट इज अ वे टू मेक यू लर्न समथिंग। ये एक तरीका है जिससे आपको कोई चीज याद हो जावे, ये मेरा एफर्ट रहता है ऐसा। बट इन रियल लाइफ यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू विल हैव टू फुलफिल योर पेरेंट्स ड्रीम्स। आपको अपने माता पिता की ड्रीम्स मेरे बच्चे पूरे करने हैं। आपका ये टारगेट, आपका एम ही ये होना चाहिए। जब सुबह उठो ना, तो ये सोचो कि आई एम दी बेस्ट, और मुझे अपने पेरेंट्स के लिए बेस्ट करना है मेरे बच्चे। चलो, एग्जाम्पल तो देख लिया वेमोज का, सॉरी वर्ड समझ लिया, एग्जाम्पल देखते हैं। द थीव वेमोज्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। क्या हुआ मेरे बच्चे? थीफ वेमोज्ड हो गया, यानी थीफ भाग गया वहां से, बिफोर द पुलिस अराइव्ड, पुलिस के आने से पहले ही थीफ वहां से भाग गया। चोर पुलिस के आने से पहले ही भाग गया, तो वेमोज हो गया ना। अच्छा, यहां भी समझो,
अगर वो भाग गया तो बच के निकल गया, मौज होगी। अगर पुलिस पकड़ लेती है उसको तो डंडे से उसकी ऐसी सुताई करती ना, वो कभी लाइफ में दोबारा पुलिस के सामने नहीं आता। अब भाग गया तो वैसे भी चांस ट्राई करेगा, भाई भाग गया हूं तो मैं पुलिस के सामने दोबारा नहीं आऊं तो अच्छा रहेगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो इस तरीके से अपन को वर्ड याद करना है। इसके सिनोनिम क्या होंगे? वेमोज के, बड़ा अच्छा वर्ड है, तो वेमोज के सिनोनिम क्या होंगे? वेमोज के लिए ही वर्ड आएगा फ्ली, भाग जाना। एस्केप आता है, एस्केप का भी होता है बच के निकलना, ठीक है। और फ्ली हो गया, एस्केप हो गया। ये वर्ड अपन चेक करेंगे लेटर, क्योंकि ये वर्ड मुझे कंप्लीट नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये बाई चांस ये हो सकता है कि मिस स्पेल्ड है, मिस टाइप वर्ड है, फिर भी अपन इसको चेक करेंगे। तो अपने को ध्यान क्या रखना है, ये जो फ्ली वर्ड है ना, यहां से इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो। फ्ली वर्ड है, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, लेकिन फ्ली के साथ में कभी भी अवे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फ्ली के साथ में अवे लगा होगा ना मेरे दोस्त, तो वो रिडंडेंट हो जाएगा। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी। फ्ली के साथ में अपने को अवे नहीं लगाना है। फ्ली का मतलब भी होता है कोई जगह को खाली कर देना, जैसे आप देखते हो बाढ़ वगैरह आती है तो लोग वहां से चले जाते हैं, तो वो फ्ली हो गया। या युद्ध वगैरह हुए तो लोग वहां से चले गए, फ्ली हो गया। कोई ऐसा कहानी हो गई लाइफ के अंदर जो वहां से जाना पड़ा, तो उसे भी बोलते हैं फ्ली। लेकिन फ्ली के साथ में कभी भी अवे मत लगाना, क्योंकि फ्ली का, आप ये बात समझो, जैसे हम लोग लगाते हैं कम बैक, है ना। कम बैक का मतलब क्या होता है मेरे साथी? कम बैक का मतलब होता है वापिस आ जाना, है ना। अगर मैं अब यहां पर ऐसे लिख दूं, आप इस बात को समझने का प्रयास करना कि अब अगर मैं यहां पे रिटर्न बैक लिखता हूं, तो रिटर्न का मतलब क्या है? वापिस आना ही तो है। तो फिर अगर इसके साथ में बैक में लगा रहा हूं, तो मैं ये गलत कर रहा हूं, क्योंकि ये अननेसेसरी है, इसकी आवश्यकता नहीं है। जब रिटर्न खुद के अंदर ही पूरा मीनिंग दे रहा है, रिटर्न का मतलब क्या है? वापस आ जाना। तो जब रिटर्न खुद के अंदर ही पूरा मीनिंग दे रहा है, तो अपन उसके साथ में बैक नहीं लगा सकते। बैक लगेगा कम के साथ में, कम बैक, केम बैक, है ना। पढ़ते हो ना क्रिकेट के अंदर, जैसे एक बच्चे ने बड़ी प्यारी बात बोली थी कि सर क्रिकेट से जैसे एक एग्जांपल था ओवर या अबव का, तो उसने बोला कि सर मैंने हमेशा ही ये सुना है कि बॉल गोज ओवर द बाउंड्री लाइन, कभी नहीं सुना कि बॉल गोज अबव द बाउंड्री लाइन। उसकी बात बिल्कुल सही थी। हम लोग क्रिकेट से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे आप देखते हो क्रिकेटर का, किसी का बहुत लंबे समय से उसकी पारी चली नहीं है, उसकी इनिंग्स चली नहीं है ना, फिर हम लोग बोलते हैं कि उसका तो कमबैक हो गया, यानी उसकी वापसी हो गई। तो कमबैक साथ में आ सकता है, केम बैक आ सकता है, रिटर्न बैक नहीं आ सकता। वैसे ही फ्ली के साथ में अपन को अवे नहीं लगाना है। वी नीड टू बी रियली रियली केयरफुल कि हमें फ्ली के साथ में अवे नहीं लगाना। तो रेटिसेंट याद हो गया भाई? कमेंट करके बताओ रेटिसेंट का मीनिंग क्या था। वैमोज बताओ भाई, वैमोज का मीनिंग क्या है? कमेंट करके बताना भाई। देखो भाग भी रहा है ना, मजे से भाग रहा है। चलो भाई, डी बैकल। डी बैकल बहुत अच्छा वर्ड है। डी बैकल का मतलब क्या होता है? डी बैकल का मतलब होता है कि पूरी तरह से फेल हो जाना, समाप्त हो जाना, इस तरीके से डी बैकल बोलते हैं। आप ये समझो कि भाई दो लोगों के बीच में दी बैटल हुआ है, अपन ऐसे बोलते हैं द बैटल। तो अपन इसको द बैटल ना बोल करके दी बैटल बोलते हैं एक बारी। तो दो लोगों के बीच में बैटल हुआ, एक व्यक्ति हार गया, तो जो हार गया वो क्या हो गया? डीबैकल हो गया, ठीक है, पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इस तरीके से बस अपन को वर्ड जोड़ के याद करने हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो डीबैकल समझ आया। डीबैकल का मतलब है कि पूरी तरीके से नाकाम हो जाना, या फिर एक बात और भी समझना कि नाकाम तो होता ही होता है, लेकिन कोई त्रासदी आती है ना, कोई त्रासदी आई, मान लो अपन ने त्रासदी बोलते हैं कैटेस्ट्रोफे, कोई कैटेस्ट्रोफे भी हुआ, तो वो भी क्या बनेगा? डीबैकल ही हमारे लिए बनेगा। वर्ड्स का यूजेस इंग्लिश में हमेशा याद रखना कि एक वर्ड के बड़े डिफरेंट से यूजेस होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि बड़ा केयरफुल रहना, हर एक जो वर्ड आज पढ़ो ना उसका मतलब भी साथ में समझना, और प्रयास करना कि लास्ट में सारे के सारे वर्ड्स अपन कमेंट करें एग्जाम्पल बना करके साथ में, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बनेगा इसका एग्जाम्पल। द प्रोडक्ट लॉन्च, जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, टर्न्ड इनटू अ कंप्लीट डिबैकल फॉर द कंपनी, यानी जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, टर्न्ड इनटू किस रूप में बदल गया?
पूरी तरीके की नाकामी में बदल गया कंपनी के लिए। यानी कि वो जो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया वो कंपनी के लिए एक पूरी तरीके की नाकामी थी। एग्जाम्पल देखो, उत्पाद की लॉन्चिंग, ये लॉन्चिंग फिर गलत लिखा हुआ है, उत्पाद की लॉन्चिंग कंपनी के लिए एक पूरी तरीके की नाकामी बन गई, एक पूरी नाकामी बन गई। तो डीबैकल नाकामी भी हो सकता है, डीबैकल एक त्रासदी भी हो सकती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ डिजास्टर देखो। तो मैंने आपको कैटेस्ट्रोफे बताया था, वैसे डिजास्टर भी हो सकता है। तो आप कैटेस्ट्रोफे भी याद करें, कैटेस्ट्रोफे भी बड़ा अच्छा वर्ड है मेरे दोस्त। तो अपन को कैटेस्ट्रोफे भी याद करना है, अपन को डीबैकल भी याद रखना है, अपने को फेलियर तो नॉर्मल वर्ड याद हो जाएगा, फियास को याद रखना है, फियास को भी अपन को याद साथ साथ में करना है। लेकिन जो मेन वर्ड है वो है डीबैकल। और डीबैकल को मैंने कैसे बोला, आपको कैसे याद करना है, दी बैटल करके याद कर लो बस आप, कि भाई दी बैटल हुआ, मेरे माइंड में ये इमेज आनी चाहिए। जैसे यहां देखो क्या हो रहा है, ये है ना फायर से निकल रही है, और ये लाइन जैसे बन रही है ना, ये जैसे एक फेलियर का साइन दे रही है। तो मेरे माइंड में चलना चाहिए वर्ड डीबैकल। डीबैकल, मैं जब तक आपके माइंड में वर्ड्स नहीं चलेंगे मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। तो डीबैकल आप ऐसे याद करें, भाई दी बैटल हो रहा था कोई, वो बैटल में क्या हुआ, एक पार्टी पूरी तरीके से नाकाम हो गई। तो डीबैकल, इस तरीके से वर्ड को अपने अंदर कब्जे में लेना है। ठीक है, ठीक है, चलो भाई फोर्थ वर्ड पर आ जाओ। ये तो मैं कहता हूं इतना प्यारा वर्ड है ना इंग्लिश का, और ये वर्ड भैया एग्जाम में आपके चार चांद लगवाएगा। मुझसे लिख करके ले लेना भाई, ऐसे जो मैं वर्ड्स आपको आज बताए हैं ना, हर एक वर्ड आपके एग्जाम में चार चांद लगाने वाला है। तो आपको यू विल हैव टू बी नाउ मोर एंड मोर केयरफुल कि मैं वर्ड्स को कैसे पकड़ में करता हूं, कैसे उस पर कमांड बनाता हूं। दैट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, देखो वर्ड देखो, इसको बोलते हैं कैनोनिकल। क्या बोलेंगे, कैनोनिकल। अब मैं कहता हूं इसको एक बार के लिए ना कैनोनिकल पढ़ो ही मत, इसको पढ़ो कानूनिकल। क्या पढ़ो, हिंदी में पढ़ो कानूनिकल। ठीक है, कैनोनिकल लिखा तो क्या हुआ, कैनोनिकल। लेकिन कैनोनिकल पढ़ने की जगह पे आप इसको कानूनिकल पढ़ो, क्योंकि इसका मीनिंग यही है, कानूनी रूप से सही होना, मूल रूप से सही होना, नैतिक रूप से सही होना, उसे बोलते हैं कैनोनिकल। तो आप कैनोनिकल पढ़ो ही मत मेरे भाई, आप तो ये पढ़ लो ना भाई कानूनिकल है, कानून इसके अंदर आ गया तो मतलब ये कानूनी रूप पे कोई बात कर रहा है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, यहां से अच्छा याद हो जाएगा। हिज इंटरप्रिटेशन, उसने जो अनुमान लगाया या कोई मानक लिया उसने, ऑफ द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका, इज नॉट कैनोनिकल, वो कैनोनिकल नहीं है। यानी उसने जो व्याख्या करी टेक्स्ट के बारे में या कुछ लिखा हुआ था उसके बारे में, वो कानूनी रूप से मान्य ही नहीं है। ठीक है, एंड हैज स्पार्क्ड डिबेट अमंग स्कॉलर्स, और जो विद्वान है ना भाई, विद्वानों के बीच में क्या खड़ी कर दिया उसने, डिबेट खड़ी कर दिया। डिबेट क्या होता है भाई, आपस में वाद विवाद खड़ा कर दिया है। अब देखो इस सेंटेंस का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, और इस सेंटेंस से आपको मैच्योरिटी का लेवल भी अंडरस्टैंड करना होगा। क्या होता है ना कि हमारे जो कल्चर है उसमें बहुत सारे धर्मगुरु हैं, है ना। अब कुछ धर्मगुरु क्या होते हैं, वो किसी चीज का जेन्युइन जो है वो लिमिटेड ही है, इस बात को आप समझना। मैं किसी के अगेंस्ट कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट जेन्युइनली देयर आर लिमिटेड धर्म गुरुज जिनको रियलिटी में डेप्थ में नॉलेज है। ठीक है, मैं गहराई की बात कर रहा हूं। अब कुछ लोग क्या इसको अपन को समझने के लिए बात कर रहे हैं, अपन वैसे बात नहीं कर रहे हैं अपन। तो ये कैनोनिकल जो वर्ड है ना, ये तब काम आता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लो कोई भी बात, कोई भी टेक्स्ट है हमारे जो रिचुअल्स में लिखा हुआ है, उसके ऊपर व्याख्या कर देते हैं। अब वो व्याख्या कई बार क्या होता है, सच नहीं होती, कैनोनिकल नहीं होती है। समझ रहे हो, कैनोनिकल नहीं होती है, वो जेन्युइन नहीं होती है, वो मूल रूप से सही नहीं होती है, कानूनी रूप से सही नहीं होती है। इसलिए वो स्पार्क कर देती है। स्पार्क का मतलब खड़े कर देना। क्या करती है, स्पार्क डिबेट, विवाद खड़ा कर देती है विद्वानों के बीच में। ठीक है, हिंदी देखो, ग्रंथ की उसकी व्याख्या मानक नहीं है। समझ रहे हो, उसने जो टेक्स्ट मतलब यहां पे ग्रंथ से ले रहा है, तो ग्रंथ की उसकी व्याख्या मानक नहीं है, और विद्वानों में बहस का कारण बनी है ना। तो इस प्रकार से कई बार ऐसे अपन को बोलने से भी बचना है। हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट इज नॉट कैनोनिकल एंड हैज स्पार्क्ड डिबेट अमंग स्कॉलर्स, और विद्वानों के बीच में क्या है, उसने डिबेट खड़ी कर दी है। तो कैनोनिकल
याद हो जाएगा भाई, मानक रूप से या फिर कानूनी रूप से सही है, उसे बोलते हैं कैनोनिकल, लेकिन यहाँ पे नोट आया था इसलिए नोट कैनोनिकल हो गया। एक्सेप्टेड, जिसे लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। ऑर्थोडॉक्स, प्राचीन बातों पे बेस है। ऑथोराइज्ड है, कानूनी रूप से सही है। तो इस प्रकार से अगर जो बातें हैं तो वो कैनोनिकल है। वैसे ऑर्थोडॉक्स का एक मतलब और भी होता है। ऑर्थोडॉक्स का एक मतलब होता है भाई पुराने सिद्धांतों वाले लोगों के लिए वर्ड आता है ऑर्थोडॉक्स, है ना। आप जैसे आज के कल्चर की अगर मैं बात करता हूं तो है बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ठीक है, क्या है, छोटे कपड़े पहनना सही है गलत है, मेरा इसमें कोई व्यू पॉइंट नहीं है, दैट इज योर चॉइस। मैं ये बोलता हूं कि अगर कोई बोलेगा भाई सही कपड़े पहनना सही नहीं है, छोटे कपड़े पहनना, तो कुछ लोग बोलेंगे भाई उसकी जो थिंकिंग है वो ऑर्थोडॉक्स है, यानी पुराने विचारों वाली है ना। ऑर्थोडॉक्स, ये वर्ड याद करना है अपन को, ऑर्थोडॉक्स। बाकी वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसमें मेरी कोई राय नहीं है। तो ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा भाई। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा अच्छा प्यारा वर्ड है वैले। वैले जो वर्ड है ना, इसको वैले ही पढ़ो आप। वैले, वैले का मतलब होता है नौकर। ये याद रखना, वैले का मतलब क्या होता है, नौकर या सहायक। तो जैसे देखो ये कार बनी हुई है, तो कोई कार के लिए कोई ड्राइवर अपन को चाहिए होगा। ये कोई कोट है, तो जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो आप ये कोट पहनोगे, तो उसको ड्राई क्लीन करवाओगे किसी के थ्रू, है ना। तो वेले का मतलब क्या होगा, वेले का मतलब हुआ नौकर के सेंस में आता है। बड़ा अच्छा लेवल का वर्ड है। और आप इसको याद कैसे करोगे, आप ये समझो भाई, जब किसी व्यक्ति के पास नौकरी नहीं होती तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे यही तो बोलते हैं कि भाई पंजाबी में एक वर्ड है उसे बोलते हैं वेले। क्या बोलते हैं, वेले। तो आप ये याद कर लो, वेले का मतलब क्या हो गया, कोई नौकर। पहले नौकरी नहीं थी, नौकरी नहीं थी तो लोग उसको वेले बोलते थे पंजाबी के अंदर, और नौकर बन गया तब वो वेले बोला जाएगा इंग्लिश के अंदर, ठीक है। इतनी सी बात है। द होटल वैले पार्क्ड आर कार विद अटमोस्ट केयर। बड़ी सावधानी से, क्या बोल रहा है, जो होटल का नौकर है या सहायक है, उसने हमारी कार बड़ी ही सावधानी से पार्क करी। होटल का वाहन सहायक, देखो लिखा हुआ है ना, वाहन सहायक। होटल का वाहन सहायक हमारी कार को बड़ी सावधानी से पार्क करता है, करी है इस सेंस में। तो अटेंडेंट हो सकता है, सर्वेंट हो सकता है, हेल्पर हो सकता है। और एक आज हमने नया वर्ड सीख लिया। क्या सीखा, कमेंट करके बताओगे भाई मुझे, वैले। वैले हमने सीखा ये वर्ड। अच्छा, क्या होता है ना कि भाई आप इस चीज पे, इस लेवल पे हमें जाना होगा कि हमारे कंट्री के अंदर आप देखो तो बड़े बड़े होटल्स भी हैं, बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, अच्छे होटल्स हैं, है ना। वो मतलब ऐसे भी होटल्स हैं, ग्रैंड्योर होटल्स हैं, जिनकी चार्जिंग मतलब आप ये मानो डेली की, अगर बेसिक प्राइस की मैं बात करता हूँ तो कुछ होटल्स ऐसे हैं जिनकी चार्जिंग, जिनका चार्ज प्राइसेस 15,000 रुपए से शुरू होता है ना। अब जिसका 15,000 रुपए से प्राइस हमारे पास में शुरू हो रहा है मेरे बच्चे, तो उसका जो होटल का सहायक होगा, उसको अपन सर्वेंट तो बोलेंगे नहीं, उसको है हेल्पर बोलेंगे नहीं, उसको अटेंडेंट बोलो या फिर वैले बोलो, इस तरीके से। तो वैले आप ये भी बोल सकते हैं कि एक शाही नौकर है वो, छोटी मोटी बात नहीं है। जो पहले राजा, अगर इतिहास में जाओ ना, राजा महाराजा जो लोग हुआ करते थे, उनका अगर कोई नौकर होगा ना, तो उसे फिर अपन वैले बोल सकते हैं। तो पहले के लोग, जब राजा महाराजाओं की बात चली तो मुझे याद आया कि आज आप किसी लड़के को दुकान पे, कोई किसी अपने ऑफिस के अंदर कोई रखा भी हुआ है कर्मचारी काम करने के लिए, उससे अपनी दुकान के अलावा एक एक्स्ट्रा काम नहीं बोल सकते भाई। पता नहीं पहले के लोग राजा महाराजा के एक कहने के ऊपर अपनी जान दे दिया करते थे ना। वैसा डेडिकेशन आपका चाहिए होगा भाई, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। मैं कहता हूँ हर टीचर से जाके पढ़ो, जहां से जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसे ग्रैब कर लो, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन रखो अपना। मैं ये बताता हूं आपको, ये जो 1000 वोकैब का अपन ने सेशन दे रखा है ना मेरे बच्चे, ये आपका सिलेक्शन निकालेगा निकालेगा, ये मैं 200% दावे के साथ कहता हूं। बिकॉज मैं इसके अंदर खुद इन्वॉल्व होके हर एक वर्ड के ऊपर काम कर रहा हूं मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन निकालेगा, ये मेरा दावा है आपसे। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव क्या होता है, इस बात को ध्यान रखना। इनक्विजिटिव, आप ऐसे मान लो कि आपके अंदर इन, है ना, आपके अंदर कोई क्विज चल रही है, इससे बना इनक्विजिटिव।
यानी आपके मन में कोई जिज्ञासा है चीजों को जानने की, है ना, इन क्विज, क्विज चल रही है आपके मन में, जिज्ञासा चल रही है चीजों को जानने की। तो इनक्विजिटिव का मतलब यही होता है कि आपकी प्रवृत्ति जिज्ञासु है, आप चीजों को जानना चाहते हैं। हर इनक्विजिटिव नेचर ऑफन गोट हर इनटू ट्रबल। उसका जो नेचर था, जिज्ञासु प्रवृत्ति थी, अक्सर उसे मुसीबत में डाल दिया करती थी। ठीक है, तो इनक्विजिटिव हो गया, याद कर लेना। कैसे याद करोगे अभी मैंने बताया, आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। वर्ड्स अपन को यहां क्लास से जुबानी पे याद होने, जबान पे याद होने चाहिए। क्या समझेंगे? वर्ड हमारे पास में क्या आया? इनक्विजिटिव। आपके मन में क्या चल रही है? आपके मन में क्विज चल रही है, यानी आपको चीजों को जानने की जिज्ञासा है, उसी से वर्ड बना इनक्विजिटिव। यानी आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के आदमी हैं, उससे बोलेंगे इनक्विजिटिव। तो इसी के लिए वर्ड आता है क्यूरियस, नोजी, प्रोबिंग। प्रोबिंग क्या होता है? लोगों से जांच पड़ताल करने वाला, क्वेश्चंस पूछने वाला। तो क्यूरियस हो जाएगा इनक्विजिटिव का, नोजी हो जाएगा और प्रोबिंग हो जाएगा। ये हो गया अपना इनक्विजिटिव वर्ड हो गया। मुझे पक्का पक्का है कि आपको याद हो जाएगा भाई। आगे आ जाओ। अग्रेंडाइज। अग्रेंडाइज क्या होता है? अग्रेंडाइज, अग्रेंडाइज का मतलब क्या होता है? देखो, ग्रैंड वर्ड से याद कर लो। कोई कुछ लोग होते हैं जो बातों को ना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ग्रैंड करके बताते हैं, बड़े रूपों में बताते हैं, बोस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? बोस्ट करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, उससे बोलते हैं अग्रेंडाइज। एग्जाम्पल देखो, he tried to aggrandize himself by exaggerating his achievements। अपने अचीवमेंट्स को एग्जाजरेट क्या होता है? बढ़ा चढ़ा करके बताना। अपने अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ा करके बताना। क्या किया उसने? खुद को अग्रेंडाइज किया, यानी अपने आप को अच्छे रूप में महान दिखाने की कोशिश उसने करी। एग्जाम्पल देखो, उसने अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए खुद को महान दिखाने की कोशिश करी, है ना? करते हैं ना कुछ लोग, अग्रेंडाइज करते हैं खुद को, अग्रेंडाइज। आप देखो, मेरा तो देखो जीवन का एक बात बताऊं, एक सिद्धांत रहा कि मुझसे जो भी मिला ना कि आजकल क्या करते हो, मैंने कभी, बाय गॉड ग्रेस, मुझे पता है कि दिस इज गोइंग टू एंड वन डे। हर चीज एक दिन समाप्त होने वाली है। कभी भी अपनी उपलब्धियां किसी को गिनानी नहीं चाहिए, और ये जो करते हैं ना, गिनाकर दिखाते हैं, उसे बोलते हैं अग्रेंडाइज। यानी अपनी बातों को ग्रैंड रूप में प्रस्तुत करना, कम, चाहे करते कम ही हो। पर मेरा ये मानना है कि ह्यूमन नेचर भी है ये, कि छोटी सी भी कोई बात होती है तो इसमें ऐसा अपन मान सकते हैं कि ये, इट इज अ बेसिक ह्यूमन नेचर। ये ह्यूमन नेचर है कि कोई भी छोटी सी भी अपन उपलब्धि करते हैं तो अपन को मजा आता है ना, इंटरेस्ट भी आता है। कुछ लोगों को चुगली करने में बड़ा मजा आता है, तो वो भी देखो पार्ट ऑफ लाइफ है, एक्सेप्ट इट। मैं ये नहीं कहूंगा भाई अपन खुद को अग्रेंडाइज नहीं करना चाहिए। मुझे, मेरा ये मानना है, एग्रेंडाइज का मतलब क्या हो गया भाई? खुद को बढ़ा चढ़ा करके बताना। इससे बेटर है कि रोज सुबह उठो और ये सोचो कि यार मुझसे बढ़िया कोई नहीं है और मेरा कंपटीशन मैं खुद हूं, बस। फिर मजा आए बात का। तो मेरे ख्याल से अगर अपन इतनी बातें हर वर्ड के ऊपर कर लेना तो आपको हर एक वर्ड याद हो जाएगा। बताओ भाई, अग्रेंडाइज वर्ड आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट करके बताओ। और एग्जैजरेट क्या होता है? बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। एग्जैजरेट की स्पेलिंग मैंने बताई थी पिछली बार। स्पेलिंग का अपना जो सेशन बना हुआ है, अपन ने अभी तक स्पेलिंग्स रूल्स के 2-3 सेशन बना दिए हैं, और स्पेलिंग याद करने की ट्रिक्स के अपन ने 2 सेशन बनाए हैं। वो ट्रिक्स में अगर आप जाकर के खो गए ना मेरे बच्चे, वो वोकैब आपके दिमाग से ना पूरी उम्र नहीं निकलने वाली, ये मेरी जिम्मेवारी है। यानी वो जो वर्ड्स जो तरीके से बताए हुए, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं इसका, किसका? एग्जाजरेट का। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इसका एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको पता लगे कि हम लोग किस तरीके से वर्ड्स या वोकैब स्पेलिंग्स को याद करने में लगे हुए हैं। जैसे एग्जैजरेट का मतलब क्या हुआ? बातों को बढ़ा चढ़ा के बताना। तो भाई कोई भी एक्स नाम का व्यक्ति है, ठीक है, वो अपनी जो एज है, अपनी जो एज है उसको बढ़ा चढ़ा के बताएगा, बढ़ा चढ़ा के रेट करेगा, है ना? तो एज को बढ़ा चढ़ा के बताएगा तो जी कितने हो जाएंगे एज वाले?
डबल हो जाएंगे क्योंकि वो बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। तो एग्जाजरेट के अंदर जी डबल आता है, इस बात को अपन को दिमाग में रखना है। तो आपको मैं बोलता हूं कि याद पक्के पक्के, स्पेलिंग वहां जाके आपको मिलेगी, स्पेलिंग के अपन ने सेशन बना रखे, जाके चेक करना। चलो भाई, हाँ ये बड़ा अच्छा वर्ड है, कन्फिस्केट। कन्फिस्केट है, कन्फिस्केट आपने कई बार ये वर्ड सुना भी होगा, कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब क्या होता है? अपने कब्जे में ले लेना। अपन को इस वर्ड को अगर याद करना है ना मेरे दोस्त, कन्फिस्केट अगर वर्ड को आप याद करना चाहते हो, तो आप इतनी सी बात दिमाग में रखो कि कोई कैट है, बिल्ली है कोई, वो फिश फिश सॉरी फिश फिश कर रही थी। कोई कैट है, वो कैट फिश फिश की आवाज निकाल रही थी। आपने बोला कौन है, उसने जवाब नहीं दिया, फिर आपने जाके बिल्ली को कन्फिस्केट कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया है। भाई तरीके हैं याद करने के, तरीके हैं याद करने के। मैं कहता हूं यहां से जब निकलो तो आपके जबान के ऊपर ना भाई एक ही नाम हो भाई का, मैंने जो वकैब पढ़ी वहां पे मेरे दिमाग में हर एक वर्ड बस चुका है। ठीक है, जैसे कन्फिस्केट की अगर मैं बात कर लेता हूं दोबारा, दोबारा अगर मैं इस वर्ड की बात करता हूं, तो एक कैट है, वो फिस फिस करने की आवाज निकाल रही थी, खड्डे में फंसी हुई थी। अब आपने पूछा कौन, उसका जवाब आया नहीं, तो फिर आपने उसको खड्डे में से पकड़ के बाहर निकाल लिया, कन्फिस्केट कर लिया, है ना। ठीक है जी, आ जाओ, क्या बोल रहे हैं? द टीचर कन्फिस्केटेड ऑल द मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग द एग्जाम। टीचर ने क्या करा? टीचर ने सारे के सारे जो मोबाइल फोन फोन है ना, उन्हें जब्त कर लिया एग्जाम के अंदर। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। द टीचर कन्फिस्केटेड ऑल द मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग द एग्जाम। टीचर ने एग्जाम के दौरान सारे के सारे मोबाइल फोन जब्त कर लिए। परीक्षा के दौरान शिक्षक ने सभी मोबाइल फोन्स को जब्त कर लिया। आ जाओ, सीज, इम्पाउंड, टेक अवे। टेक अवे मत लेना, टेक अवे थोड़ा सा एक नॉर्मल वर्ड हो जाएगा जिसके दो तीन मीनिंग निकलते हैं, लेकिन कन्फिस्केट करने के लिए हमारे पास में जो वर्ड आएगा वो दो आएंगे, सीज कर लेना, इम्पाउंड कर लेना, और इन तीनों का मतलब क्या हो गया? जब्त कर लेना। तो कन्फिस्केट का मतलब भी क्या है? जब्त करना। सीज का मतलब भी है कब्जे में लेना। इम्पाउंड का मतलब भी क्या हो गया भाई? अपने कब्जे में ले लिया। तो उम्मीद करता हूं वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सिनिकल। सिनिकल बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। आप देखो इसकी अपन इमोजी से थोड़ा सा अपन बातें कम करने लग गए, लेकिन ये देखो ये क्या, ये रेड अलर्ट है ना। अब रेड अलर्ट है, आप ये समझो कि आप बाइक लेकर के जा रहे थे, जहां पर रेड लाइट थी, तो पुलिस ने आपकी बाइक को कन्फिस्केट कर लिया, पुलिस ने आपकी बाइक को पकड़ लिया। तो इमोजी का ये फायदा हो जाता है, विजुअल एड्स का ये फायदा हो जाता है कि अपन को बातें याद रह जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़े भाई। सिनिकल, देखो सिनिकल में ये मुंह कैसे बना रहा है ना, ऐसे मुंह बना रहा है ना अजीब सा। यानी ये क्या, ये व्यक्ति क्या है, ये कोई भी बात है ना, इसको कुछ भी बता दो तो ये व्यंग्यपूर्ण रिएक्ट करता है, ये सिनिकल है, व्यंग्यपूर्ण रिएक्ट करता है। ठीक है, तो सिनिकल हमारे पास में हो गया। ही गेव अ सिनिकल लाफ व्हेन आस्क्ड इफ पॉलिटिशियंस एवर टेल द ट्रुथ। जब पूछा गया कि भाई पॉलिटिशियंस कभी सच भी बोलते हैं क्या, तो उसने ऐसी सिनिकल लाफ दी, यानी व्यंग्यपूर्ण हंसी उसने हंसी कि यार ये कैसा क्वेश्चन मुझसे आपने पूछ लिया। तो जब उससे पूछा गया कि क्या राजनेता कभी सच बोलते हैं, तो उसने व्यंग्यपूर्ण हंसी हंस दी। He gave a cynical laugh when asked if politicians ever tell the truth. उसने सिनिकल लाफ दी, उसने एक व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसी जब उससे पूछा गया कि ये पॉलिटिशियन कभी भी सच बोलते हैं क्या, है ना। अब देखो इस बात पे तो हंसी आएगी नहीं क्या, ये सिनिकल का मतलब ही ये हो गया व्यंग्यपूर्ण लाफ, व्यंग्यपूर्ण हंसी। जैसे अब आपके कुछ, आप इसको अपने कुछ फ्रेंड से याद करो, आप कोई भी बात बता रहे होते हो ना कि यार मैंने ना ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया, तो उनमें से एक पीछे पक्का पक्का बैठा होगा, पीछे बैठ करके एक उनमें से व्यंग्यपूर्ण हंसी हंस रहा होगा कि क्या फेंको आदमी है ये, क्या फेंक रहा है। तो व्यंग्यपूर्ण हंसी उसे बोलते हैं कि सिनिकल होना, व्यंग्यपूर्ण हंसी होना, है ना। तो सिनिकल के दो तीन वर्ड से अपन याद करो। सार्कास्टिक, सिनिकल होता है सार्कास्टिक, व्यंग्यपूर्ण। स्केप्टिकल
और डिसट्रस्टफुल, जिस पे यकीन ना हो। डिसट्रस्टफुल हालांकि इतना रिलेटेड नहीं है, बट वर्ड है। तो सिनिकल, डिसट्रस्टफुल हो सकता है, स्केप्टिकल हो सकता है, और सार्कास्टिक भी ये हो सकता है मेरे दोस्त। तो इस तरीके से अपन को वो कैप पे कब्जा कर लेना है। हाँ, कोनिकल, देखो ये देखो, ये क्या है? ये आइसक्रीम का कोन है ना? और वर्ड क्या लिखा हुआ है? कोनिकल लिखा हुआ है। अब देखो इसका शेप कैसा बना हुआ है, ये देखो ऐसे आइसक्रीम आ रही है ना, ऐसे करके आइसक्रीम आ रही है, यानी ये शेप की बात चल रहा है। और वर्ड देखो क्या है? कोनिकल। तो आपकी कोनी से लो, कोनी की कईयों की कोनी कैसे होती है, कईयों की कैसे होती है, तो कोनिकल का मतलब क्या हो गया? ये शेप की बात चल रही है, आकार की बात चल रही है। क्या चल रही है? आकार की बात चल रही है। तो कोनिकल वर्ड आ जाए तो आकार की बात चलेगी। और एग्जाम्पल देखते हैं, पहले हिंदी में देखते हैं। आइसक्रीम को शंकु आकार के वेफल कप में परोसा गया। वेफल कप में परोसा गया। द आइसक्रीम वॉज सर्व्ड, सर्व्ड का मतलब परोसना, इन अ कॉनिकल वेफल कप, एक शंकु आकार के वेफल कप के अंदर आइसक्रीम को परोसा गया। तो सर्व्ड का मतलब क्या होता है? परोसना। और कॉनिकल क्या होता है? कॉनिकल होता है शंकु आकार का, है ना? जैसे मैंने बोला कोनी से याद कर लो, है ना? कोनी से याद कर लो। तो कॉनिकल का मतलब तो यही है, आकार आपकी कोनी से याद कर लो। लेकिन एक वर्ड आया था, मैंने बोला उसको कानूनिकल पढ़ना है, तो वो कोनोनिकल था। ये कोनिकल है, वो कोनोनिकल था। कोनोनिकल का मतलब होता है कानूनी, और कोनिकल का मतलब होता है आकार। क्योंकि मैंने बोला कोनी आपकी कैसी है, कईयों की कोनी सांप है, कईयों की टेढ़ी है, कईयों की गोरी है, कईयों थोड़ा सफाई वफाई भी है ना, हाइजीन का भी रहता है। तो कोनिकल ये वर्ड से अपन याद कर लो भाई, आकार की बात चल रही है। कोन शेप्ड हो गया, टेपर्ड हो गया, फनल शेप्ड हो गया। हालांकि ये इन वर्ड्स का इतना कुछ यूज नहीं है, क्योंकि ये दो वर्ड से बनाए हुए वर्ड्स हैं, वो आपको शेप से पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन कोनिकल इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये अपन को पकड़ में शेप वगैरह वर्ड नहीं मिलेगा तो पकड़ में नहीं आएगा भाई। तो इसलिए ये वर्ड क्या है, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हायरार्की, हायरार्की, ये किसी बच्ची ने पूछा था कि सर ये हायरार्की वर्ड को मुझे ना अच्छे से समझा देना, बच्चे ने कमेंट किया था। तो हायरार्की को आप ऐसे समझो भाई, एक की है। हायरार्की के अंदर क्या है? की है। अब की मतलब चाबी। तो एक फैमिली के अंदर पहले एक सास होगी, है ना? उस सास को उसकी सास ने चाबी दी होगी। अब ये सास चाबी किसको दे रही है? अपनी बहू को दे रही है। तो देखो ये पहले बहू, फिर सास, फिर दादी सास, है ना? चाबी क्या है? ऐसे चल रही है। तो मतलब ये श्रृंखला बनी हुई है। हायरार्की का मतलब यही होता है, रैंक, ऑर्डर, स्ट्रक्चर, ढांचा, ऊपर से नीचे तक का क्रम, उसे बोलते हैं हायरार्की। एग्जाम्पल देखते हैं। द मिलिट्री फॉलोज अ स्ट्रिक्ट हायरार्की ऑफ कमांड। जो मिलिट्री है ना, जो आर्मी है, वो क्या, सेना क्या करती है? एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, बड़ा ही गंभीर, एक सख्त श्रृंखला होती है आर्मी की, आदेश देने की। कमांड क्या हो गया? कमांड का मतलब हो गया आदेश देना। तो आर्मी में आप देखो ना, आर्मी, अब आर्मी का जो काम होता है, आर्मी का काम वैसे भी डिफिकल्ट होता है। आर्मी के काम में ऐसा नहीं है ना कि भाई आप ये काम जाके कर दो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके अंदर अप्रूवल लगती है भाई। जैसे युद्ध होने हैं, लड़ाइयाँ होनी हैं, झगड़े होने हैं, तो उसके अंदर अप्रूवल चाहिए। ऐसे थोड़ी कि जो सबसे लास्ट वाला है, आप ऐसे समझो भाई, मिलिट्री के अंदर सबसे जो लास्ट पद पे बंदा है, वो डिसीजन नहीं ले सकता। वो अपने ऊपर वाले को बोलेगा, भाई जो भी है, कमांडर है, जो भी है, फिर वो अपने ऊपर वाले को बोलेगा, जो भी चीफ है। इस तरीके से आर्मी में एक हायरार्की बनी होती है, एक श्रृंखला बनी होती है, एक पद के अनुसार व्यवस्था बनी होती है, उसे बोलते हैं हायरार्की। किसी कंपनी में भी जाओगे, वहां भी बनी होती है हायरार्की। भाई पहले क्या आता है, कोई जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं लगेगी तो आप ऐसे समझो, गांव वगैरह में क्या होता है, गांव के अंदर सबसे पहले गांव के अंदर पंच होते हैं। पंच के ऊपर क्या होता है? सरपंच होता है। सरपंच के ऊपर क्या होता है? फिर प्रधान आता है, जो तहसील में आता है। फिर उसके ऊपर आता है जिला मुख्य अधिकारी। तो ये सारी की सारी क्या है? हायरार्की है, जो पदानुसार व्यवस्था बनी हुई है, जो श्रृंखला बनी हुई है, इसे बोलते हैं हायरार्की।
मैंने आपको सास बहू का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया है, ज्यादा इसमें बात करने वाली कोई है नहीं। अपने पास हायरार्की के अंदर रैंकिंग आ गया, ऑर्डर आ गया और स्ट्रक्चर आ गया। ये क्या हो गया? हायरार्की हो गया। यानी एक रैंकिंग, ऑर्डर और स्ट्रक्चर के लिए वर्ड आता है हायरार्की। एक घटना मुझे याद आई, जब मैं एक ट्रेनिंग कंपनी थी, आई यूज्ड टू टीच, है ना, तब मैं वो मुझे प्लेसमेंट दिया करते थे, टू एंड फ्रो, यहाँ एंड वहाँ मुझे भेजा करते थे। यूट्यूब पे तो मैंने बहुत बड़ा लेट स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड रिसेंटली, ओनली 6 महीने के आसपास का समय हुआ है, और इतना ऑफलाइन मेरा बैचेस है भी नहीं। अब होता क्या था कि जो वो बच्चे हैं ना मेरे प्यारे, जब मैं आपको बता रहा था कि उधर किस प्रकार से जो जहाँ मैं पढ़ाने गया गांव के अंदर, वहां की बात बता रहा था, तो वो स्कूल के अंदर क्या हुआ, स्कूल के अंदर बच्चे, है ना, तो जो बच्चे थे ना वो एक दूसरे को ऐसे बोल रहे थे, कुत्ता, बोला तू कुत्ता, तू कुत्ता, तू कुत्ता, तू कुत्ता, ऐसे लड़ रहे थे आपस में। तो मैंने असेंबली में, जब नेक्स्ट डे जब असेंबली होती थी, तो मैंने असेंबली में बोला कि यार, वो क्लास में मैंने बच्चे को पकड़ लिया, मैंने उसे डांटा, बोला सर मैंने गाली नहीं निकालनी। तो मैंने उससे बोला कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, यानी हम भी तो बच्चे रहे, हमें भी तो पता है भाई गाली निकाली जाती है क्लासरूम के अंदर। हमने भी तो टीचर्स के साथ बड़े फन किए हुए, बड़े मजाक किए हुए। हमारे तो टीचर का नाम हमने रख दिया था सीपी सर। उनकी लाइन, उनकी टैगलाइन थी, मार मार के भूत बना दे, सब में भर दे आत्मा, कौन खुदा कैसा खुदा, सीपी सर परमात्मा। तो हमने बड़े जीवन में आनंद तो लिए हुए ना भाई सभी ने। तो वो ये समझो, इसी तरीके से समझ लो भाई, पहले एक दादी सास होगी, फिर एक सास हुई, फिर एक बहू हुई। ये एक फैमिली की हायरार्की है, एक फैमिली की ये व्यवस्था है, स्ट्रक्चर है, ढांचा है। तो दादी सास, फिर बहू, है ना, फिर झगड़े। तो ये होती है हायरार्की। आप इस बात को याद रख लेना भाई, हायरार्की इसे बोलते हैं। आप की से यानी चाबी से आप इसे याद कर लें भाई, इसके अंदर की होती है, एक चाबी होती है जो आपको हायरार्की वर्ड को याद करवा देगी। ठीक है मेरे बच्चे, डन है? चलो भाई नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। ट्रेनिकल। ट्रेनिकल अच्छा वर्ड है। ट्रेनिकल वर्ड को कैसे याद करना है? आप किसी से मिलने का ट्राई कर रहे हो, आप किसी से मिलने का क्या कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, और वो व्यक्ति आपको बार बार बोल रहा है भाई कल आना। तो वो क्या कर रहा है? अपनी मन मर्जी कर रहा है ना। तो मन मर्जी कर रहा है, इसलिए अपन उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ट्रेनिकल। ठीक है। तानाशाही। देखो एग्जाम्पल पहले हिंदी में देखते हैं। नागरिकों ने राजा के तानाशाही शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? ताना तानाशाही शासन के खिलाफ। तो तानाशाही क्या हुआ? ट्रेनिकल। यहां से हमें वर्ड समझना पड़ेगा। द सिटीजन्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द किंग्स ट्रेनिकल रूल। सिटीजन्स ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? ट्रेनिकल रूल, यानी कि तानाशाही जो शासन था उसके अगेंस्ट। ठीक है। तो ट्रेनिकल वर्ड अपन को ऐसे याद करना है। होता ही है भाई, अपन एक जो मैं तो कहता हूं बच्चों, आपकी कभी भी गवर्नमेंट जॉब लगे ना, कभी भी आपकी सरकारी नौकरी लगे, तो मैं कहता हूं भाई किसी को ना हेल्प करने से कभी भी पीछे नहीं हटना है आप लोगों ने। पता है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ना काम करने वाले लोग बड़े कम है। काम बहुत कम लोग करते हैं। ज्यादातर लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए इसलिए है कि वो बोलते भाई लाइफ का मेरे आनंद हो जाए, मजा हो जाए। आपने ध्यान रखना है बच्चे, जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे तो आपको ट्रेनिकल नहीं बनना है, आपको तानाशाही नहीं बनना है। आपको क्या बनना है? आपको बनना है पब्लिक सर्वेंट। आपको पब्लिक की सर्विस करनी है मेरे दोस्त। पक्की बात है? और अगर ये मन में ठान लिया ना कि मेरा गवर्नमेंट जॉब का भाव सेवा भाव है, मैं गवर्नमेंट जॉब इसीलिए तैयारी कर रहा हूं कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, तो मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिकॉज आपका मन बड़ा डिवाइन है, पायस है, पवित्र मन है आपका, है ना। इसलिए आपका सिलेक्शन फिर अश्योरेंस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे दोस्त। चलो फिर आगे बढ़े। तो ट्रेनिकल से ये वर्ड भी याद करो भाई। ट्रेनिकल को एक बार फिर थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि आप किसी के पास काम बोलने के लिए गए, उसने बोला भाई तुम ट्राई कर रहे हो किसी से मिलने का काम करवाने के लिए, और वो बोल रहा भाई कल आना, कल आना। तो वर्ड क्या बना? ट्रेनिकल वर्ड बना। और ट्रेनिकल वर्ड का मतलब होता है तानाशाही, अपनी मनमर्जी करना। तो ऑपरेसिव भी हो जाएगा, क्रूवल निर्दयी भी हो जाएगा,
ऑथोरिटेरियन, ताकि ऑथो जिसके पास ऑथोरिटी है, ठीक है, ऑथोरिटेरियन, ठीक है, जो अपने पास में प्रभुत्व रखता है। तो ऑपरेसिव हो गया, क्रूअल हो गया, ऑथोरिटेरियन हो गया, ट्रेनिकल हो गया, ये सब बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे साथी। चलो भाई, अच्छा, और यहां देखो इमोजी, फिर से देखो, ये क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ताज। भाई जिसके सर पे ताज लग गया वो कौन था, हिटलर था ना। हिटलर क्या था, हिटलर के सर पे ताज था, वो किसी की बात माना ही नहीं करता था। तो ट्रेनिकल अपन को वर्ड यहां से याद कर लेना है मेरे साथी। आगे बढ़ेंगे, ड्वेल। ड्वेल अच्छा वर्ड है। ड्वेल का मतलब क्या होता है, ड्वेल का मतलब होता है एक तो पुरानी बातों को याद ना करना, है ना, और एक होता है निवास के लिए भी वर्ड आता है। तो देखो यहाँ पे, अपनी पिछली गलतियों पर अटकने की बजाय, ड्वेल का मतलब क्या होता है, अटकना, अटकना। तो अपनी पिछली गलतियों पर अटकने की बजाय अपने भविष्य पर ध्यान दो। डोंट ड्वेल ऑन योर पास्ट मिस्टेक्स, फोकस ऑन योर फ्यूचर। अपनी पास्ट की गलतियों पे ध्यान मत दो, अपने भविष्य के ऊपर फोकस करो। उसके लिए वर्ड हमारे पास में आएगा ड्वेल। डोंट ड्वेल, अटको मत, डोंट ड्वेल, अटको मत, ऑन योर पास्ट मिस्टेक्स, अपनी पास्ट की गलतियों पर, फोकस ऑन योर फ्यूचर, अपने भविष्य पर फोकस करो। तो ड्वेल वर्ड हमारे पास में आ जाएगा। और देखो, ड्वेल वर्ड के दो मीनिंग निकलेंगे। ड्वेल वर्ड का एक मीनिंग तो निकलेगा अटकना, है ना। तो अपन जैसे बोलते हैं ना कि आप ना डू वेल, आप अच्छा करो भविष्य के अंदर, आप पास्ट में ड्वेल ना करो, आप पास्ट में अटको मत, है ना। और दूसरा आता है कहीं पर रहने के सेंस में भी आता है। तो इसी के लिए फोकस बनेगा, इसी के लिए लिंगर बनेगा, इसी के लिए रिमेन। रिमेन का मतलब होता है रहना। जैसे कई बार अपन बोलते हैं ना कि आप तो अभी तक उसी चीजों में उलझे पड़े हो, तो रिमेन उस सेंस में आता है, ठीक है। तो ड्वेल से अपन को याद हो जाएगा। चलो भाई, डी कैंप। देखो ये क्या कर रहा है, अब ये अपना बैग लेकर के निकल रहा है भाई। तो डी कैंप का मतलब क्या हो गया, कोई जगह थी वो चुप करके खाली कर देना, भाग जाना, उससे बोलेंगे डी कैंप, है ना। कैंप लगता है ना, कई बार देखते हो अपन स्कूल में कैंप वगैरह, समर कैंप लगते हैं, तो कैंप का मतलब तो कहीं पे स्टे करना। लेकिन डी कैंप का मतलब क्या है, उसे चुपके से खाली कर देना। जैसे ही पुलिस पहुंची, प्रदर्शनकारी चुपचाप भाग गए। कुछ प्रदर्शन कर रहे थे। द प्रोटेस्टर्स क्या होते हैं, प्रोटेस्टर्स होते हैं प्रदर्शनकारी। द प्रोटेस्टर्स decamped as soon as the police arrived। जैसे ही पुलिस आई, प्रोटेस्टर्स ने क्या कर दिया, डी कैंप कर दिया, उस जगह को खाली कर दिया। तो डी कैंप, हम जैसे, मैं आपको यहीं बताऊं दोबारा, तो कैंप होता है, कैंप लगता है स्कूल के अंदर, तो कैंप का मतलब तो होता है रहना कहीं पर, स्टे करना कहीं पर। लेकिन डी कैंप क्या होता है, डी कैंप का मतलब होता है खाली कर देना जगह को। तो लीव आ जाएगा, यहां पे फ्ली आना चाहिए, फ्ली आएगा, ठीक है, और ये आएगा विड्रॉ। तो फ्ली आ गया, डी कैंप आ गया, और विड्रॉ आ गया। इसका मतलब है, विड्रॉ का मतलब होता है कहीं से अपनी भागीदारी हटा लेना, फ्ली का मतलब होता है चले जाना कहीं से, और लीव का मतलब होता है छोड़ देना। डी कैंप वर्ड से अपन को इसको याद करना है मेरे बच्चे। आगे बढ़ेंगे, स्टोइक। देखो स्टोइक क्या है, अब ये देखो कैसे बैठा है, ये कैसे बैठा है ना, इसको बैठने का तरीका देखो, बड़ा आराम से बैठा है ना ये। तो स्टोइक के अंदर दो वर्ड है, आप इस तरीके से समझना है अपने को। किसी को स्ट्रोक लगा, झटका लगा, स्ट्रोक लगा, फिर भी वो इक रहा, इक मतलब वैसा ही रहा, बिल्कुल चेंज नहीं आया। देखो ये काम बैठा है ना, काम बैठा है, तो ये है स्टोइक, यानी इससे फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। सब कुछ खोने के बाद भी वह संयमित और शांत बना रहा। डिस्पाइट लूजिंग एवरीथिंग, सब कुछ खोने के बाद में भी ही रिमेन्ड स्टोइक एंड काम, वह क्या रहा, वह संयमित, स्टोइक रहा, संयमित रहा, एंड काम, शांत रहा। यानी सब कुछ खोने के बाद भी, डिस्पाइट लूजिंग एवरीथिंग, ही रिमेन्ड स्टोइक एंड काम। अच्छा, यहां देखो, मैंने एक दिन बताया था बड़ा प्यारा वर्ड स्टोइक के लिए। स्टोइक क्या होता है, अब दो तरीके के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं अलग थलग रहने वाले, दुनिया से कटे हुए रहने वाले, उसे बोलते हैं अलूफ,
अलूफ का मतलब होता है अलग थलग रहना, कटे रहना, है ना। और इसी के लिए वर्ड आता है स्टोइक, यानी किस जिसे कोई अलग थलग रह रहा है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है। उसी के लिए वर्ड आता है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट के सेंस में काम फिर चला जाता है। और अनइमोशनल तो अलूफ का हो ही गया। तो काम हालांकि मेन वर्ड नहीं है, काम इससे रिलेट जरूर कर सकता है, ठीक है। तो स्टोइक अपन ने अच्छे से समझ लिया। मुझे लगता है कि अभी तक आपको वर्ड समझ आ रहे होंगे और आनंद भी आ रहा होगा। भाई वर्ड्स समझना तो अपन को है ही है, वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, वर्ड्स की डेप्थ में जाना, टू प्ले विद वर्ड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वर्ड्स के साथ में खेलना पड़ेगा मेरे भाई। लेट्स से मैं आपसे एक बात बोलता हूं, आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेट्स से आपने आज 15 वर्ड्स पढ़ लिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इन 15 या 20 वर्ड्स में से कितने वर्ड्स हैं जो घर जाके आप दोबारा डिस्कस करोगे, या कितने वर्ड्स हैं जो आपको दोबारा दिमाग में आएंगे। जैसे मैं अगर अभी एक रिकैप करता हूं आपके साथ खड़ा हो करके ही, कि अभी तक मैंने 15 वर्ड्स ही पढ़े हैं, और अगर मैं इनका रिकैप करता हूं अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, तो मुझे ना हल्के हल्के वर्ड्स याद आएंगे। रेटिसेंट अपन ने पढ़ा था, याद आ रहा है मुझे। वेमोज मुझे पढ़ा है, अपन ने अभी आज पढ़ा है, क्योंकि अपन बातें कर करके याद कर रहे हैं, तो रेटिसेंट याद आ रहा है, वेमोज मुझे याद आ रहा है। डिबेकल अपन ने पढ़ा, अपन ने कैनोनिकल पढ़ा, ठीक है। और अपन ने इसके बाद में अभी जस्ट स्टोइक पढ़ लिया। स्टोइक से पहले अपन ने एक वर्ड पढ़ा था आर्गेंडाइज पढ़ा था अपन ने, है ना। हायरार्की अपन ने पढ़ा। तो ये सारे वर्ड्स मेरे माइंड में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अपन ने जो सारी ट्रिक्स इमोजी से याद करी हैं, बातें करके याद करी है ना, वो मेरे दिमाग में चल रहे हैं। तो ये जैसे ड्वेल अपन ने याद किया, ड्वेल का मतलब क्या होता है कि अपनी पास्ट की गलतियों पर ज्यादा अटकना नहीं है, फ्यूचर की ओर अपन को अग्रसर रहना है। तो दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स मेरे माइंड में अभी क्यों प्ले कर रहे हैं, बिकॉज मैंने जस्ट आपसे हर एक बात डिस्कस करी है। यही इस सेशन का एम है, टारगेट है कि आपका 1000 वर्ड्स तो बच्चा मैं ऐसे पक्के करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में हिट करेंगे। एंड दैट इज माय कमिटमेंट, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। चाहे धरती उथल पुथल हो जाए, बट आई विल स्टे विद यू, मैं आपके साथ हूं भाई। स्पिंस्टर बड़ा अच्छा तरीका है इस वर्ड को याद करने का, स्पिंस्टर को। आप ऐसे इसको देखो, अदरवाइज मत लेना, मैंने इसको बनाया है इस तरीके से। ये लड़की है और स्पिंस्टर होती है, बोलते कुंवारी महिला को, जो वर्द महिला है लेकिन वो कुंवारी रह गई है, उसे बोलते हैं स्पिंस्टर। अब होता क्या है कि जब यंग एज होती है, मैं कहता हूँ यंग एज में ही मैरिज कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर अपन एक स्टार जैसी सुंदर दिखने वाली लड़की भी क्या करती है, मान लो अगर वो यहाँ से वहां स्पिन करेगी, स्पिन का मतलब है कि वो जो लड़का उसके पेरेंट्स दिखा रहे हैं वो उसमें एक में कमी निकाल रही है, फिर दूसरे लड़के में कमी निकालेगी, फिर तीसरे में कमी निकालेगी। तो फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, वो पहले तो स्टार थी, लेकिन क्योंकि उसने इतने सारे लड़कों में कमियां निकाली और उसकी फिर मैरिज नहीं हुई, तो वो स्पिन स्टार की जगह स्पिंस्टर बन जाएगी। और स्पिंस्टर का मतलब क्या होता है, अविवाहित महिला, अविवाहित महिला, ठीक है। ये अपना याद करने का तरीका है, इसको अदरवाइज नहीं लेना है मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना। नो बडी विल टेक इट अदरवाइज, बिकॉज मेरे लिए तो जितना प्रेम प्यार मेरा लड़कों के प्रति है, उतना ही मेरे लड़कियों के प्रति है। मैं ट्राई तो करता हूं कि मैं क्लास में किसी को कुछ हर्ट ना करूं, बट ये तरीके ऐसे होते हैं बच्चे की आपको याद करवाने के लिए मुझे बताने पड़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, स्पिंस्टर हो गया, याद हो गया। चलो, पुरानी फिल्मों में अविवाहित रह गई महिला को अक्सर कुंवारी बुढ़िया, देखो लिखा हुआ है ना कुंवारी बुढ़िया, है ना, अच्छा वर्ड है ना कुंवारी बुढ़िया। तो बुढ़िया भी है और कुंवारी भी है, तो ये इसीलिए मैं बोलता हूं कि इस वर्ड को बोला ही कुंवारी बुढ़िया गया है, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से याद करवाया है, ठीक है। इन ओल्ड मूवीज, पुरानी फिल्मों के अंदर, अ वुमन हु स्टेड अनमैरिड, एक महिला जो अनमैरिड रही, वॉज ऑफन लेबल्ड, उसको लेबल दिया जाता था अ स्पिंस्टर, एक कुंवारी बुढ़िया का। यानी पुरानी फिल्मों में अविवाहित रह गई महिला को कुंवारी बुढ़िया का कहा जाता था, ठीक है। तो स्पिंस्टर क्या हो गया, कुंवारी बुढ़िया। अनमैरिड वुमेन, ओल्ड मेड, सिंगल लेडी, इस तरीके से ये वर्ड्स आएंगे। हालांकि इन वर्ड्स का इतना काम नहीं है, ये वन वर्ड के रूप में वर्ड आ सकता है स्पिंस्टर, इस बात को ध्यान रखना कि ये वन वर्ड के रूप में वर्ड आ सकता है।
आगे बढ़ेंगे भाई। बिगाइल, बिगाइल एक बहुत अच्छा वर्ड है मेरे बच्चे। बिगाइल का मतलब क्या होता है? बिगाइल का आप देखो कि इसको ऐसे पढ़ो कि कोई भी आपको घायल करके चला जा रहा है ना? तो वो आपको बिगाइल कर रहा है, यानी आपको आकर्षित कर रहा है, अपनी बातों के अंदर मोह रहा है आपको, इसलिए वो आपको घायल करके चला जा रहा है, इसलिए बिगाइल इसको बोलेंगे। उसने अपने आकर्षण से भीड़ को मोहित कर लिया। शी यूज्ड टू चार्म टू बिगाइल द क्राउड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। वह अपने परफॉर्मेंस से भीड़ को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। बिगाइल यहां पर आ गया, आकर्षण के लिए वर्ड आ गया, ठीक है। चार्म आ जाएगा, डिसीव आ गया, अट्रैक्ट हो गया। तो चार्म करना किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, और किसी को धोखा दे देना, ये भी किस में आता है? बिगाइल के अंदर आता है। तो बिगाइल चार्म, बिगाइल डिसीव भी होता है, और बिगाइल के लिए ही वर्ड आता है अट्रैक्ट। आप इसको ऐसे याद कर लें, कोई है जो आपको घायल कर देता है, तो अपनी ओर आकर्षित भी कर सकता है आपको घायल करके, और आपसे धोखा भी कर सकता है। तो वो वर्ड क्या हो गया? बिगाइल हो गया। तो चार्म, डिसीव, अट्रैक्ट। अच्छा, ये हिंदी सही नहीं है इसकी, इस बात को ध्यान रखना। यहां क्या लिखा हुआ है? उसने अपने आकर्षण से भीड़ को मोहित कर लिया। कर लिया नहीं, किया करती थी, क्योंकि देखो यहां क्या लिखा रहा है? शी यूज टू चार्म, यू सॉरी, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा यूज टू मॉडल्स है, मॉडल्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसने यूज किया, उसका उपयोग किया है, सही है बिल्कुल। शी यूज्ड हर चार्म टू बिगाइल द क्राउड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है। वो परफॉर्मेंस से क्राउड को अपनी ओर चार्म कर लिया करती थी। अच्छा, एक यहाँ से ना मुझे खास बात आप लोगों को और बतानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ही खास बात है। वो ये है कि जैसे हम अभी देखा कि किस प्रकार से बिगाइल वर्ड का हम लोगों ने यूज किया, और मैंने आपको यहां बोला कि शी यूज टू, मैंने बोला आपको, तो यूज टू तो मॉडल्स हो जाता, लेकिन यूज्ड क्या है? यूज्ड यहाँ पे वर्ब के रूप में आ रहा है। और ये ध्यान रखना कि मॉडल्स वर्ब्स और वर्ब्स अलग होती हैं। मैंने मॉडल्स का पीवाईक्यू बना के रखा हुआ है, आप लोगों ने मॉडल्स का पीवाईक्यू चेक करना है। वो पीवाईक्यू के अंदर जिस भी बच्चे के 20 क्वेश्चन सही होते हैं ना, आप समझ लो भाई आपका काम तैयारी है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलो भाई, अगला वर्ड देखो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। बहुत ही प्यारा वर्ड है अमेनेबल। अमेनेबल क्या होता है? देखो, मैन जो है ना, वो एबल होता है, कोई भी काम करने को समर्थ हो जाता है अगर उसके साथ में महिला खड़ी है तो ये हो गया अमेनेबल का मतलब क्या हुआ? कि कुछ भी काम करने को तैयार रहना। ही इज ऑलवेज अमेनेबल टू न्यू आइडियाज एंड सजेशंस। वह नए आइडियाज के लिए, नए विचारों के लिए और सुझावों के लिए क्या रहता है? हमेशा अमेनेबल रहता है। दैट मीन्स ही इज ऑलवेज रेडी। अब ये देखो, ये हाथ ऊपर करके खड़ा है ना, ऐसे करके। अपन भी तो कोई क्लास के अंदर पूछता है अपन से, भाई है ना, कोई कौन कौन भाई वॉलेंटरी है, कोई कौन कर लेगा काम, तो आप हाथ खड़े कर देते हो अपने। तो ये हाथ खड़ा कर रहा है ना, ये बोल रहा है मैं कर लूंगा, तो अमेनेबल है। और जैसे मैंने आपको बोला कि कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति के साथ में महिला खड़ी हो जाए कोई भी, तो वो फिर दुनिया का कोई भी कार्य कर सकता है, उसे बोलते हैं अमेनेबल। और अमेनेबल का मतलब क्या होता है? कोई भी कार्य को करने के लिए तैयार रहने वाला, ठीक है। अब जैसे ये है, वह हमेशा नए विचारों और सुझावों के लिए तैयार रहता है। ही इज ऑलवेज अमेनेबल टू न्यू आइडियाज एंड सजेशंस। अग्रीबल, अग्रीएबल, एग्रीएबल मतलब सहमत रहता है। ओपन माइंडेड है, रेस्पॉन्सिव है, तैयार रहता है। तो अमेनेबल, इंपॉर्टेंट वर्ड अमेनेबल है अपने पास में, ठीक है। चलो भाई, हाँ, रेपोडिएट। देखो, रेपोडिएट क्या है? रेपोडिएट का मतलब होता है कि खंडन करना किसी बात का, है ना। तो जैसे ये हाथ खड़ा करके और ये बोल रहा है, ये जो पर्चा आपने मेरे अगेंस्ट लगाया है, ये सही नहीं है बाबू। तो ये रेपोडिएट का मतलब क्या होता है? खंडन करना। आप ये मानो किसी की रेपुटेशन खराब हो रही है, अगर किसी की रेपुटेशन खराब हो रही है तो वो क्या करेगा? वो रेपोडिएट करेगा, है ना। तो आ जाओ, हिंदी में पहले एग्जांपल देखते हैं। अभिनेता ने घोटाले में शामिल होने की सभी अफवाहों का खंडन कर दिया। अभिनेता तो वैसे भाई एक्टर है, वो तो कर ही सकता है भाई खंडन। द एक्टर रेपोडिएटेड ऑल रूमर्स अबाउट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द स्कैंडल। स्कैंडल क्या होता है? घोटाला।
तो अभिनेता ने घोटाले के अंदर अपने इन्वॉल्वमेंट को, शामिल होने को, की खबर को, रूमर्स मतलब अफवाहों को रेपोडिएट कर दिया, खंडन कर दिया। द एक्टर रेपोडिएटेड ऑल रूमर्स अबाउट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द स्कैंडल। ठीक है, और रेपोडिएट के मतलब के लिए वर्ड आएगा रिजेक्ट, रिजेक्ट करना, डिनाई करना और डिस्क्लेम करना। तो देखो दो बातें समझना, यहां से खास बात निकल आ रही है कि एक जैसे वर्ड हमारे पास में है रेपोडिएट, क्या वर्ड है, रेपोडिएट। अब इस वर्ड से अपन को एक खास बात समझनी है कि जैसे ही रेपोडिएट हमारे पास में आया, तो रेपोडिएट का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए किसी बात का खंडन करता है, उसे बोलते हैं रेपोडिएट। यहां पर डिनाई तो सही है इसके लिए, डिस्क्लेम भी इसके लिए सही है, लेकिन रिजेक्ट दो तरीके से काम करता है। रिजेक्ट यहां पर काम इसके एग्जैक्ट सिमिलर के रूप में, सिनोनिम के रूप में काम नहीं करेगा, क्योंकि रिजेक्ट का मतलब कई बार ही इनकार करना या किसी को मना करना भी होता है। जैसे मैंने किसी को कोई प्रस्ताव भेजा कि आ जाओ मेरे साथ में टीम बना के काम करते हैं, तो वो रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन मैं बोलता हूं मैंने किसी के ऊपर आरोप लगाया, तो आरोप को वो रिजेक्ट नहीं करेगा, वो डिनाई कर सकता है आरोप को कि मैंने ये काम नहीं किया, वो डिनाइल होता है। इस बात को ध्यान रखना है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी ये वाली। आगे बढ़ते हैं। गेज बोलते हैं इसको, गेज, और गेज का मतलब होता है किसी की भावनाओं का या किसी भी चीज का अनुमान लगा लेना, है ना, उसको माप लेना उसको। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये किसी को गेज कर रहा है, यानी किसी की तरफ देख रहा है ये। चलो, उसकी भावनाओं को मापना मुश्किल है, वह कभी भी खुलकर जाहिर नहीं करता। इट इज डिफिकल्ट टू गेज हिज इमोशंस, ही नेवर शोज देम क्लियरली। उसके इमोशंस को गेज करना आसान नहीं है, वो कभी भी साफ साफ नहीं दिखाता। तो गेज के लिए वर्ड क्या आया, मेजर आ गया, जज आ गया, एस्टिमेट आ गया। क्या वर्ड था हमारे पास में, हमारे पास में वर्ड था गेज। और गेज का मतलब क्या होता है, उस चीज को मापना या उसका अनुमान लगाना। तो गेज के लिए वर्ड आया मेजर, जज और एस्टिमेट। एस्टिमेट वैसे मूल्य होता है कि किसी का एस्टिमेट लगाना, किसी का सटीक आंकड़ा निकालना। अच्छा, बड़ी ही, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि वाकई ये बात इतनी सच है कि हम में से कितने ही सारे लोग, मैं मानता हूं हम में से कितने ही सारे लोग दूसरे की भावनाओं को समझने में असफल रहते हैं, है ना। तो इट इज डिफिकल्ट टू गेज हिज इमोशंस, ही नेवर शोज देम क्लियरली। बड़ा मुश्किल है उसके इमोशंस को मेजर करना, जज करना, वो कभी भी शो ही नहीं करता है। ऐसे कितने ही लोग आपके आसपास होंगे जो अपने इमोशंस को कभी भी शो ही नहीं करते, कभी दिखाते ही नहीं है, बट इंटरनली वो बहुत उनको बहुत सपोर्ट की नीड रहती है। तो फिर वही गेज वर्ड याद करना है हमें। तो इट इज डिफिकल्ट टू गेज हिज इमोशंस, ही नेवर शोज देम क्लियरली। उसके इमोशंस को समझना मुश्किल है, वो कभी भी साफ साफ अपने इमोशंस को नहीं दिखाता। अच्छा, गेज वर्ड तो अपन ने पढ़ लिया और ये भी समझ लिया। जो मैं आपसे यहाँ पर एक और बात कहना चाह रहा था वो ये था कि कभी भी लाइफ में कोई डिफिकल्टी हो ना, तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप मुझे डीएम करना, मैं आपकी हर एक बात का रिप्लाई करूंगा। बिकॉज I know how human brain works. I know how difficult human life can be at times. So I am there with all of you. And if you need any kind of help, I'm always there for you. You can just DM me without ever thinking about these things. Ki you will get a reply or not. Don't worry about these things. I'm always there for you. Just need to DM me. I'll be there to help you out. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं। रेडिकल, रेडिकल क्या होता है, रेडिकल आपको यह समझना है कि भाई कोई व्यक्ति होता है ना जो बहुत कट्टर किसी चीज को लेकर के होता है, उससे बोलते हैं रेडिकल बोलते हैं, उससे फेनेटिकल भी बोल सकते हैं। उसने शिक्षा प्रणाली में कट्टर गंभीर बदलाव का प्रस्ताव दिया। ही प्रपोज्ड अ रेडिकल चेंज इन द एजुकेशनल सिस्टम। उसने कहा भाई एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक कट्टर, एक गंभीर चेंज लाने की जरूरत है। तो रेडिकल जैसे वर्ड आया, और मैंने बोला फेनेटिकल भी होता है, ये ध्यान रखना, फेनेटिकल भी इसी के लिए वर्ड आता है रेडिकल के लिए। और रेडिकल का मतलब क्या होता है, कट्टर या गंभीर चीज के बारे में सेंस में बोलने वाला। तो एक्सट्रीम हो जाएगा, रिवोल्यूशनरी हो जाएगा,
फंडामेंटल, मूल रूप से सही, इस तरीके से कुछ। अगर आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ हमारे जैसे जो मित्र लोग हैं, जो भाई बंधु लोग हैं, वो होते हैं, दे टेक ए स्टैंड, वो एक स्टैंड लेते हैं एंड दे फाइट फॉर इट, वो उसके लिए लड़ाई करते हैं। तो आप जैसे मान लो किसी ने बोला कि भाई एजुकेशन सिस्टम, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसे भी खतरनाक है ना, तो वो उसने बोला भाई एजुकेशन सिस्टम में सही में चेंजेस लाने की जरूरत है। तो ही प्रपोज्ड अ रेडिकल चेंज इन एजुकेशन सिस्टम। उसने बोला भाई एक कटर, एक गंभीर रूप से बात बोली कि चेंजेस लाने की जरूरत है हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर। तो रेडिकल क्या हुआ, कटर या फिर गंभीर। और देखो वहां क्या लगा हुआ है, रेड फ्लैग लगा हुआ है और लाइट लगी हुई है, और ये बोल रहा है भाई रेड फ्लैग भी है और लाइट भी है बच्चा। तो आपको समझना है कि वो रेडिकल चेंज की डिमांड कर रहा है। वो कटर बोल रहा है भाई मेरे तो रेड लाइट है, मेरी तो रेड लाइट है, आपको ये चेंजेस लाने ही लाने पड़ेंगे। रेडिकल इस तरीके से याद कर लो, रेड से याद कर लो, हालांकि रेड की स्पेलिंग में आरईडी आता है, इसमें आरएडी आता है, बट देन अगेन आर फोकस इज टू रिमेंबर दी वर्ड। हमारा फोकस है कि आपको हर वर्ड यहां से याद हो जाए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेबोचरी। डेबोचरी क्या मीनिंग होता है डेबोचरी का? देखो यहाँ पे शराब भी है और ये देख रहे हो ये पार्टी चल रही है। तो डेबोचरी का मतलब ये हो गया किसी भी ऐसी चीज के अंदर इन्वॉल्व होना जिसे अयाशी बोला जाए, उसे बोलेंगे डेबोचरी, ठीक है। जैसे फिल्म में राजा के पतन को वर्षों की भ्रष्टाचार और अयाशी का परिणाम दिखाया गया। फिल्म में ऐसा माना गया कि जो राजा का पतन हुआ है वो उसकी अयाशी और भ्रष्टाचार के कारण हुआ है। द मूवी डिपिक्टेड, डिपिक्टेड क्या हुआ, दिखाया जाना, मूवी में दिखाया गया। द मूवी डिपिक्टेड द किंग्स डाउनफॉल, राजा का पतन, एज अ रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ करप्शन एंड डेबेचरी, सालों के भ्रष्टाचार और अयाशी का नतीजा। तो मूवी में दिखाया गया, क्या दिखाया गया, फिल्म में राजा को वर्षों की भ्रष्टाचार, राजा के पतन को वर्षों की भ्रष्टाचार और अयाशी का नतीजा या परिणाम दिखाया गया। द मूवी डिपिक्टेड, डिपिक्टेड का मतलब होता है दिखाया जाना। द मूवी डिपिक्टेड द किंग्स डाउनफॉल एज अ रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ करप्शन एंड डेब्यूचरी। डेब्यूचरी क्या हुआ, अयाशी, ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे तो मजाक मजाक में बातें करते हैं, लेकिन अगर ऐसे याद करना हो तो आपकी दी को आपने बोला कि दी देखो वहां पे चेरी पड़ी है, तो दी ने बोला देख भाई, दी बोली कि वो चेरी मत खाना क्योंकि वो अयाशी वाला काम है। तो क्या हो गया, डेबोचेरी हो गया। इस तरीके से अपन को याद कर लेना भाई, तरीके ही है याद करने के, और तो क्या जुगाड़, सबसे बेस्ट हमारे पास में यही रहते हैं, ठीक है। चलो भाई अगला वर्ड, फैटिश। देखो फैटिश क्या होता है, ये देखो भाई, एक बढ़िया मुझे सैंडल भी चाहिए, एक बढ़िया मुझे पर्स भी चाहिए, है ना, वैलेट भी चाहिए, और एक मुझे बढ़िया सैंडल भी चाहिए। ये क्या है, ये फैटिश है, ये मेरी फैटिश। फैटिश क्या होती है, फैटिश होती है इच्छा या डिजायर। उसे डिजाइनदार जूते इकट्ठा करने की अजीब चस्का है ना, अलग से मजा आता है, ठीक है। ऑब्सेशन है किसी को। He has a strange fetish for collecting designer shoes। तो चस्का हो गया किसी को, डिजायर हुई उस चीज की, फेटिश हो गया, है ना। कई लोग फैंटेसी भी फैंटेसाइज भी करते हैं चीजों को। तो ही हैज ए स्ट्रेंज, बड़ी अजीब फेटिश है उसकी, फॉर कलेक्टिंग डिजाइनर शूज, डिजाइनर जूतों को इकट्ठा करने की बड़ी अजीब उसकी फेटिश है। फेटिश के लिए वर्ड आएगा, ऑब्सेशन आ जाएगा, फिक्सेशन आ जाएगा, और क्रेज आ जाएगा। क्रेज है, ऑब्सेशन है, फिक्सेशन है, ठीक है, इस तरीके से। एप्टीट्यूड, देखो एप्टीट्यूड क्या हो रहा है, दिमाग की बात यहाँ पे कर रहा है, और यहाँ बुक्स भी रखी हुई है। हम हमेशा पढ़ते हैं एप्टीट्यूड, और वी ऑलवेज टॉक अबाउट द एप्टीट्यूड टेस्ट बिफोर एनी एग्जामिनेशन। हम किसी भी एग्जाम से पहले ये बात करते हैं कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, लेकिन एप्टीट्यूड का हिंदी मीनिंग क्या है वो पकड़ना हमसे रह जाता है। तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, टैलेंट, उसे भाषाएं सीखने की कुदरती क्षमता, टैलेंट। शी हैज अ नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग लैंग्वेजेस। एप्टीट्यूड क्या हो गया यहाँ पर, उसकी क्षमता है। शी हैज अ नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग लैंग्वेजेस, उसकी भाषाओं को सीखने की क्षमता है, ठीक है। तो टैलेंट भी आ गया, एबिलिटी भी आ गया, और नेक, ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, नेक ऑफ। जैसे क्रिकेट में देखो,
क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में बोला जाता है कि उससे विकेट लेने की बड़ी क्षमता है। ही हैज अ नेक ऑफ पिकिंग अप विकेट्स, उसकी विकेट लेने की काफी नेचुरली क्षमता है। तो यहाँ पे नेक आ गया, एबिलिटी आया, टैलेंट आया, किसके लिए वर्ड आया, वो एप्टीट्यूड के लिए आया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं भाई, रीलोकेशन। भाई रीलोकेशन तो ये हो गया ना, यहां से सामान लेकर के जाना है कहीं और अपने घर से, तो रीलोकेट कर रहे हो आप, एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण कर रहे हैं, अपन उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड देखो अपने पास में, उसकी नौकरी में अक्सर नई जगह पर स्थानांतरण करना पड़ता है। हिज जॉब रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट रिलोकेशन टू न्यू सिटीज। हिज जॉब रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट रिलोकेशन टू न्यू सिटीज, उसकी नौकरी के लिए उसे जगह जगह पर स्थानांतरण करना पड़ता है। ट्रांसफर, शिफ्टिंग, मूव, एक वर्ड आता है मेक शिफ्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेक शिफ्ट का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी। मैंने एक क्लास के अंदर ये वर्ड एक्सप्लेन भी किया था कि मेक शिफ्ट वर्ड आपके एग्जाम में हिट करेगा। और मेक शिफ्ट का वर्ड का मीनिंग क्या है, टेम्परेरी। क्योंकि जब आप एक जगह से शिफ्ट करते हो दूसरी जगह पर, तो दैट मीन्स आप एक नया घर मेक कर रहे हो, बना रहे हो। तो मेक शिफ्ट, तो पुराने घर से शिफ्ट कर रहे हो, इसका मतलब पुराना घर क्या था, टेम्परेरी था। ठीक है, चलो भाई अगला वर्ड देखते हैं, गस्ट। गस्ट क्या होता है, झोंका। ठीक है, जैसे अचानक तेज झोंका आया और कागज उड़ गया। अ सडन गस्ट ऑफ विंड ब्लू द पेपर ऑफ द टेबल। एक अचानक झोंके ने, देखो गस्ट ऑफ विंड, एक जो हवा का झोंका आया, उसने पेपर्स को टेबल से हटा दिया। तो ब्लास्ट हो गया, ब्रीज हो गया, और रश हो गया। ठीक है, तो ये हवा के लिए भी आता है, गस्ट आता है, झोंके के सेंस में आता है। ठीक है, वो एक मूवी का सॉन्ग भी है मेरे ख्याल से, हवा के झोंके हमको आसमानों से मिले, ऐसा कुछ है। मैं सॉन्ग्स वगैरह मुझे याद नहीं आते, वरना मैं बहुत सुना दूं आपको। तो गस्ट हमारे पास में वर्ड है, गस्ट को याद रखें। गस्ट, गस्ट क्या है, गस्ट है हवा का झोंका। अगला वर्ड है सप्टल। ठीक है, इसे सटल बोलेंगे, ये ध्यान रखना, सप्टल नहीं बोलेंगे, सटल। ठीक है, अब सटल क्या होता है, सटल देख रहे हो आप, ये इसने जब अगर आप साइंस पढ़ते हो तो एक अपने पास में ग्लास होता है, और उस ग्लास के थ्रू अपने छोटी छोटी चीजें देखते हैं। तो सटल क्या है, सटल है सूक्ष्म, छोटी चीज। मैं उसकी आवाज में सूक्ष्म बदलाव महसूस किया। देयर वॉज अ सटल चेंज इन हर टोन दैट आई नोटिस्ड। मैंने उसकी आवाज में हल्का सा, सटल, सटल यानी कि हल्का सा मैंने चेंज नोटिस किया। तो डेलिकेट, स्लाइट, और फेंट। डेलिकेट होता है कोमल, स्लाइट होता है छोटा सा, फेंट यानी कि हल्का सा। तो इसे सटल बोलेंगे, और सटल की स्पेलिंग ध्यान रखना, उसमें बी आता है, पर बोलते उसको सटल है। नेफेरियस, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत खास वर्ड है। इस वर्ड को तो अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा भाई मेरे, क्योंकि अगर इस वर्ड पे पकड़ बनानी है तो इसको अलग तरीके से ही अपन पढ़ेंगे। नेफेरियस क्या होता है, इसको पहली बात तो ये याद रखो, आप ऐसे समझो, कोई काम है, फेयर क्या होता है, उचित, और कोई काम है वो ने फेयर, फेयर नहीं है। तो फेयर नहीं है तो कैसा हो गया, दुष्ट हो गया। तो दुष्ट हुआ, इसी के लिए हमारे पास में वर्ड क्या आया, नेफेरियस हमारे पास में वर्ड आया। अब नेफेरियस के लिए ही इविल आता है, विकेड आता है, और विलेनस आता है। ठीक है, विलन से बना हुआ वर्ड है, विलेनियस आ जाता है हमारे पास में। एग्जाम्पल देखते हैं, पुलिस ने आखिरकार उस दुष्ट गैंग लीडर को पकड़ लिया। द पुलिस फाइनली कोट द नेफेरियस गैंग लीडर। नेफेरियस था ना भाई, वो विलेनियस था वो गैंग लीडर, और पुलिस ने उस नेफेरियस गैंग लीडर को पकड़ लिया, अपने कब्जे में ले लिया। तो नेफेरियस का मतलब क्या हुआ, नेफेरियस आपको समझ में आ गया होगा, जो आदमी फेयर नहीं है मेरे भाई, जो आदमी उचित नहीं है मेरे भाई। तो जो उचित नहीं है, जो फेयर नहीं है, वो क्या हो गया, नेफेरियस हो गया। और नेफेरियस का मतलब हुआ दुष्ट रूप में वर्ड आता है ना। कई लोग अच्छे भी मिलेंगे, कई नेफेरियस भी मिलेंगे, इस बात को अपन को पकड़ के चलना है। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, एक्सपेशिएट।
एक्सपेशिएट, क्या मीनिंग है इसका एक्सपेशिएट का? किसी बात को विस्तार से व्याख्यान करना, उससे बोलते हैं एक्सपेशिएट। आप ये मानो कोई व्यक्ति हु होल्ड्स a good amount of knowledge and experience, he can elaborate anything, he can explain anything to you, तो उसे बोलते हैं एक्सपेशिएट। प्रोफेसर को ऐतिहासिक घटनाओं पर विस्तार से व्याख्यान देना पसंद है। द प्रोफेसर लव्स टू एक्सपेशिएट ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स। व्याख्यान करना पसंद है, एक्सपेशिएट करना पसंद है। देखो माइक भी लगा हुआ है और बुक भी बनी हुई है, यानी आप ये समझो कि माइक भी लगा हुआ है इमोजी के अंदर और बुक भी बनी हुई है, और माइक पकड़ा दिया प्रोफेसर के हाथ में तो वो क्या करता है, अच्छे से व्याख्यान देना पसंद करता है हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर। एक्सपेशिएट वर्ड हमारे पास में आएगा, और एक्सपेशिएट वर्ड के बहुत अच्छे मीनिंग है। देखो एक वर्ड हमारे पास में आ गया एलाबोरेट, विस्तार से बताना, एक्सप्लेन, वर्णन करना, डिस्कस, विचार विमर्श करना, और एक आ गया एक्सपेशिएट। तो एक्सपेशिएट का मतलब भी क्या हो गया, विस्तार से व्याख्या करना। ठीक है। वर्ड आया प्लेथरा, इसे प्लेथोरा बोलो। आप क्या बोलो, प्लेथोरा। आप का दोस्त आपको बोला भाई क्रिकेट खेलने के लिए चलते हैं, और वो आउट ही नहीं हो रहा, तो आपने उसे बोला भाई तू थोड़ा प्ले कर, प्ले थोड़ा, क्या कर, थोड़ा प्ले कर, प्ले थोड़ा, क्योंकि तू क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा प्ले कर रहा है, तो प्ले थोड़ा कर। तो प्ले थोड़ा का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, अब्यूंडेंस, ज्यादा मात्रा में। इस विषय पर किताबों की बहुतायत मौजूद है। देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, प्लेथोरा क्या होगी, ज्यादा मात्रा में मौजूद है। आप अपने दोस्त को बोल रहे हो ना भाई कम प्ले कर, ज्यादा प्ले मत कर भाई, मेरी तो बैटिंग आने दे, तो आप उसे बोल रहे हो थोड़ा प्ले कर, लेकिन प्ले थोड़ा का मतलब ऑपोजिट है, इसका मतलब है ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके पास में वर्ड क्या आया, प्ले थोड़ा हमारे पास में वर्ड आया, और आपने क्या बोला, आप समझो, आप अपने दोस्त को बोले भाई थोड़ा प्ले कर, प्ले थोड़ा कर, तू ज्यादा प्ले कर रहा है। तो प्ले थोड़ा का मतलब, आपने तो बोला कम प्ले कर, लेकिन इसका मतलब क्या है कि ज्यादा प्ले कर रहा है। तो अब्यूंडेंस में, एक्सेस में, सरप्लस, यानी ज्यादा मात्रा में जब कोई चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेथोरा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, टेमेरिटी। देखो आप यहां से देखो इसको, टेमेरिटी, ये क्या कर दिया, आपने किसी को गुस्सा दिला दिया और वो हैरान है ये देख करके कि आप में कितनी टेमेरिटी है। और टेमेरिटी का मतलब क्या होता है, साहस के सेंस में ये वर्ड आता है। ठीक है, हिम्मत के सेंस में वर्ड आता है, कई बार ये नेगेटिव सेंस में भी चला जाता है। उसने मैनेजर के फैसले को चुनौती देने की हिम्मत थी। ही हैड द टेमेरिटी टू चैलेंज द मैनेजर्स डिसीजन। उसके अंदर मैनेजर के डिसीजन को चैलेंज करने की साहस था, हिम्मत थी। ही हैड द टेमेरिटी टू चैलेंज द मैनेजर्स डिसीजन। बहुत कम लोग होते हैं भाई ऐसा साहस रखते हैं कि अपने मैनेजर के डिसीजन को भी चुनौती दे दें। तो इसी के लिए वर्ड हमारे पास में देखो, टेमेरिटी के लिए हमारे पास में वर्ड आएगा, और टेमेरिटी के लिए हमारे पास में काफी अच्छे अच्छे वर्ड हैं। टेमेरिटी के लिए हमारे पास में वर्ड है ओडासिटी, बोल्डनेस, नर्व। ठीक है, तो टेमेरिटी के लिए हमारे पास में ओडासिटी भी आ जाएगा, बोल्डनेस भी आ जाएगा, और नर्व भी आ जाएगा। जिसे बोलते ना ही हैज अ नर्व, उसके पास में नर्व है भाई, वो मतलब पंगे ले सकता है बड़े बड़े लोगों से। ओडासिटी, टेमेरिटी, बोल्डनेस, ये सब किसके वर्ड हैं, ये टेमेरिटी के लिए ही वर्ड आ गए भाई साहब, जिसका मतलब आता है कि दुर्साहस और साहस के सेंस में भी ये वर्ड चलता है। ठीक है, होस्टाइल। देखो भाई इस बच्चे को देखो, इसके हाल क्या हो गए हैं। अगर इससे कोई प्रेम करता मेरे बच्चे से, इससे इस मेरे बच्चे से कोई प्रेम करता, तो क्या इसका फेस ऐसे होता, नहीं होता। लेकिन इससे किसी ने प्रेम नहीं किया, देखो कैंचियां चला दी, ना झगड़ा कर रहा है, वो घृणा करता है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है, उसे बोलते हैं होस्टाइल। अब देखो
ग्रामीण बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। द विलेजर्स वर हॉस्टाइल टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स। ग्रामीण जो है वो एग्जाम्पल है ये, लेकिन गांव के अंदर प्यार बहुत है भाई। शायद किसी बच्चे ने कमेंट किया था, बड़ा प्यारा कमेंट किया था उस बच्चे ने, मैं उससे अग्री भी करता हूँ। उसने ये बात बोली कि सर, सर तो नहीं बोला, इतनी तो इज्जत नहीं दी उसने पर उसने बोला जरूर कि है ना, जो गांव में पहले वाला माहौल था वो रहा नहीं। जब मैंने उस बच्चे को ये बोला कि गांव में जो प्रेम प्यार है वो बहुत ज्यादा प्रेम प्यार है। मुझे याद है मैं एक स्कूल में जाया करता था, वो स्कूल मेरे घर से ऑलमोस्ट 12-15 किलोमीटर दूर था, और मैं वहाँ पैसे के लिए आई नेवर वेंट। वहाँ मुझे बहुत प्रेम प्यार मिलता था, मुझे एक चाय का गिलास बना कर देती थी बच्चियाँ, परोंठे मेरे लिए एक्चुअल में बना के लाया करती थी, बड़ा प्यार मुझे वो दिया करती थी। और वो उस प्रेम के लिए मैंने कुछ ऐसा लास्ट में उनका 2-3 महीना मैंने उनका कोर्स कंप्लीट करवाया। पर उस बच्चे ने कमेंट भी सही किया कि सर है ना, गाँव में वो पहले वाली प्रेम प्यार वाली बात नहीं रही। हो सकता है चीज़ें बदल गई हों अब, बिल्कुल। ये बातें भी हैं कि अब लोग किसी के मरने पर दुख कम करते हैं, उसका मजाक ज़्यादा बनाते हैं, तो हो सकता है ये भी सच हो, क्योंकि अब कंपटीशन का टाइम आ गया है। पहले मज़ा हुआ करता था, पहले आनंद हुआ करता था, पहले कंपटीशन गाँव में जो लोग हैं आपस में नहीं किया करते थे, एंजॉय किया करते थे, एक दूसरे को बढ़ावा दिया करते थे। अब कंपटीशन, लोगों के मन में भावनाएं भी ऐसी आ चुकी हैं कि अब हो भी सकता है उस बच्चे की बात सही हो। तो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, हर किसी का अपने अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं। मेरे साथ अच्छा रहा, मुझे उन बच्चियों ने बड़ा प्रेम प्यार दिया, और इसलिए मैंने जब स्पिंस्टर वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया तो मैंने बोला बुरा मत मानना, क्योंकि याद करने का तरीका ही यही है कि स्पिंस्टर वर्ड के अंदर एक हर एक बच्ची तो नहीं, कोई 1% बच्ची ऐसी होती है जिसको सही गाइडेंस नहीं मिलती है। फिर वो जब लड़के वाले देखने के लिए आते हैं तो वो एक पहले लड़के में कमी निकालती है, फिर दूसरे वाला लड़का आता है तो दूसरे लड़के में कमी निकालती है, फिर ऐसे करते करते फिर वो स्पिन करती रहती रहती है। पहले वो स्टार होती है, फिर वो स्पिन करती रहती है, तो फिर वो लास्ट में स्पिंस्टर बन जाती है। और स्पिंस्टर का मतलब होता है कुंवारी बुढ़िया, ठीक है। इस तरीके से अपन को इस वर्ड को याद करना है, लेकिन इसको अदरवाइज नहीं लेना है मेरे बच्चे। ये याद करने का तरीका है, हर बच्ची ऐसे नहीं होती है। हमारे देश की सारी बच्ची बढ़िया हैं, सिर्फ 1-2% जो रील्स बना करके, रील्स वाली भी अच्छी है पर रील्स में अच्छे से बनाओ भाई। अगर एंजॉय करने रील्स बनाते हो तो कपड़े अच्छे पहनो, मेरा तो ये मानना है, बाकी तो हर किसी की चॉइस है, मैंने पहले भी बोला। तो हॉस्टाइल क्या हो गया? हॉस्टाइल हुआ अनफ्रेंडली, अग्रेसिव, एंटागोनिस्टिक, विरोधाभास रखने वाला, विरोधाभाव रखने वाला। हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, अग्रेसिव, एंटागोनिस्टिक। एक्सटोल, ये देखो है ना कितना प्यारी इमोजी है। एक्सटोल वर्ड मत पढ़ो आप इमोजी के ऊपर फोकस करो। क्या ये देखो, ये तालियां बज रही हैं, ये भैया बड़े है ना, किसी को एक भेंट की जा रही है, शावर किए जा रहा है लव उसके ऊपर। तो एक्सटोल का मतलब क्या होगा? अगर आप किसी को तालियां बजा रहे हो, किसी पे शावर कर रहे हो, तो आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो। इमोजी से याद हो गया ना? तो एक्सटोल, प्रेज, अपलोज, ग्लोरी, ग्लोरीफाई, ये एक्सटोल के लिए वर्ड आता है। प्रेज भी आता है ना, एक्सटोल करना आता है। सफल परियोजना के बाद सभी ने उसकी मेहनत की सराहना की। Everyone extolled her efforts after the successful project. उसके सफल प्रोजेक्ट के बाद में हर किसी ने उसकी सराहना की। मैं कहता हूं कि आप बच्चे को एक्सटोल करो, आप उसका प्रेज करो, लेकिन तब करो जब वो लाइफ में अच्छा नहीं कर रहा है। क्योंकि जब सब उसकी तारीफ कर रहे हैं फिर तो आप भी करोगे ही करोगे। दुनिया का नियम है, जब आदमी सफलता प्राप्त कर लेता है ना, तब उसके लिए सभी तालियां बजाते हैं, पर तब तक बेचारे को अकेले तालियां बजानी पड़ती हैं जब तक उसकी कोई तारीफ नहीं करता। इसलिए बच्चे की तारीफ तब करो जब वो कुछ नहीं बना है, बच्चे की तारीफ तब मत करो जब वो बन गया है। क्योंकि बच्चा जब बन जाएगा ना तो पड़ोसी भी आके उसकी तारीफ करके जाएगा, चौथा घर भी आके तारीफ करके जाएगा। बच्चे की पीठ आपको तब थपथपानी है जब उसके पास में कुछ नहीं है, वो असफल हो रहा है, वो फेल पर फेल होता जा रहा है तब आपको बच्चे की पीठ थपथपानी है। और अगर आप ये काम तब कर लेते हैं तो बच्चा कभी जीवन में निराश नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। जार्गन, जार्गन अच्छा वर्ड है मेरे बच्चे। जार्गन का मतलब क्या होता है? जार्गन का मतलब आप ऐसे समझो, ये देखो, कुछ समझ आ रहा है क्या? ये नहीं समझ आ रहा ना? ये समझ आ रहा है कि ये पाने पाने समझ आते हैं कि दिमाग खराब कर देते हैं ये लोग।
ये पाने दिमाग खराब कर देते हैं ना, तो ये पाने पाने समझ आते हैं, ये पेज पाने समझ नहीं आते, ये मैसेज समझ आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो जार्गन का मतलब ही ऐसा हो गया, तकनीकी भाषा हो गई जो आम खास बंदे के समझ में नहीं आती, जार्गन बोलेंगे उसको। चिकित्सा क्षेत्र की तकनीकी भाषा आम लोगों को उलझा सकती है। मेडिकल जार्गन कैन कंफ्यूज पीपल हु आरंट डॉक्टर्स। मेडिकल जार्गन यानी मेडिकल की जो तकनीकी भाषा है वो कंफ्यूज कर सकती है लोगों को, हु आरंट डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स नहीं है उनको कंफ्यूज कर सकती है। तो टेक्निकल टर्म्स भी इसका सिनोनिम है, लिंगो भी इसका सिनोनिम है, और स्लैंग तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो जार्गन का सिनोनिम स्लैंग भी होता है, लिंगो भी होता है, टेक्निकल टर्म्स भी होता है, और जार्गन का मतलब क्या होता है, तकनीकी भाषा होता है। आप इनको देखो, पाने को देखो, इस मैसेज को देखो, आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगी कोई बात, उसे बोलते हैं जार्गन। डॉक्टर डॉक्टर देखो जब ऐसे पर्ची लिखता है ना दवाई की, वो ऐसे से लिखता है 2x5। अब हो सकता है कि उसने यहाँ पे कोई कोड वर्ड भी डाल दिया हो कि जब आप मेडिकल वाले के पास पहुंचो तो वो आपको हर दवाई के पीछे 15 रुपए एक्स्ट्रा लगाए। तो उनकी जो भाषा होती है वो टेक्निकल तकनीकी भाषा होती है, वो लोगों के समझ नहीं आती। तो जो बात आम लोगों के समझ नहीं आती उससे बोलते हैं जार्गन। और इसी के लिए वर्ड याद रखना, स्लैंग वर्ड आएगा, अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। चलो भाई, वेंडेटा। वेंडेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आप यहां समझो क्या आ रहा है, फिर ये तीर के निशान आपस में यूं आ रहा है ना वेंडेटा के अंदर। दैट मीन्स वेंडेटा का मतलब क्या हो गया है कि आपस में परिवारों में एकता नहीं है, दुश्मनी है। वेंडेटा क्या है, दुश्मनी है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, उनकी परिवारों के बीच यह खूनी दुश्मनी पीढ़ियों से चलती आ रही है, खूनी दुश्मनी पीढ़ियों से चलती आ रही है परिवारों के बीच। Their families have carried on this vendetta for generations. उनके परिवारों के बीच बहुत पीढ़ियों से खूनी दुश्मनी चलती आ रही है। जनरेशन हो गया पीढ़ियां, वेंडेटा हो गया खूनी दुश्मनी, फैमिलीज हो गया परिवार। तो परिवारों के बीच में अभी भी खूनी दुश्मनी उनके चलती आ रही है। देखते हो ना पुरानी फिल्मों के अंदर चाचा ताऊ के बेटे के बीच में लड़ाइयां हो रही होती हैं। एक चाचा ताऊ का एक दिन मैंने किसी बच्चे को बोला था, ऐसे ही क्लासरूम के अंदर बात चल रही थी, वो बोला कि सर आप ना आपकी मेहनत बहुत करते हो पर आपकी वीडियो पे व्यूज नहीं आते। तो मैंने बोला यार मैं शेयर किसी के साथ करता नहीं, अब मैं व्हाट्सएप स्टेटस लगाता नहीं, मैं किसी को भेजता नहीं डायरेक्टली, तो व्यूज आते नहीं। आप लोग इसका व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिया करो और बोल दिया करो कि मैं आपके चाचा या ताऊ का लड़का हूँ। तो वो लड़का बोला कि सर मैं अगर ऐसे लगा दूंगा ना मेरे चाचा या ताऊ का लड़का है तो आपकी वीडियो पे एक भी लाइक नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है कि आजकल चाचा और ताऊ के बीच में बनती नहीं है, ये वीडियो किसी और की है, इसके चाचा ताऊ के बच्चे की वीडियो नहीं है। तो ये भी बातें सच्ची हैं भाई, आजकल वेंडेटा हो गया है, आजकल खूनी दुश्मनी परिवारों के बीच में हो गई है। अच्छा, इस वर्ड को मेरे दोस्त याद करना है ना, तो मैं कहता हूँ इस वर्ड को ऐसे याद करो कि ऐसे पहले लिख लो, इसको आराम से एक नोटबुक लो, उस नोटबुक पे इसकी स्पेलिंग लिखो वेंडेटा, और इसका मतलब होता है पारिवारिक दुश्मनी या खूनी दुश्मनी, रंजिश। तो आप बोलते हो अपने चाचा के लड़के को कि जब डेटा आ जाएगा मेरे पास में, जब डेटा आएगा अपने पुराने परिवारों का, तब मैं तुझे देख लूंगा। तो वेन डेटा, जब डेटा मेरे पास में आएगा, तो जब डेटा आ जाएगा तो वेन डेटा हो जाएगा, यानी आपको पता लग जाएगा भाई पहले से ही खूनी दुश्मनी चल रही है, रंजिश चल रही है परिवारों के बीच में, पीढ़ियों के बीच में, है ना। तो ये वर्ड आ गया वेंडेटा के लिए। फ्यूएड भी बोलेंगे, राइवलरी भी बोलेंगे, और गर्ज भी बोलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो पहले भाई सब चला करते थे रंजिशें, रंजिशें पहले चला करती थी, आपस में तलवारें निकाल लिया करते थे चाचा ताऊ के लड़के जमीन जायदाद के लिए। अब तो कमजोर दिल वाले हो गए, आपस में अंदर रूम में बैठ के रो लेते हैं। पहले वाले रोते नहीं थे भाई, पहले वाला रोने का काम नहीं था। पहले वाला कहता ये जमीन मेरे बाप की है, वो कहता मेरे बाप की, कहता हाँ जा, अपने बीच में क्या हो रहा है, अपने बीच में हो रहा है वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब क्या हो गया है, रंजिश हो गई है। तो वो बोलता था जब मेरे पास में डेटा आ जाएगा मैं तुझे देख लूंगा, व्हेन आई विल रिसीव डेटा, जब मेरे पास में 7 पीढ़ियों की चिट्ठी खुल के मेरे पास में आ जाएगी, तब जो रंजिश है अपने बीच में, वेंडेटा है, उसका खुल के सामना करेंगे। ठीक है, तो वेंडेटा, फ्यूएड, राइवलरी, कर्ज, इसको याद करना। वेंडेटा बच्चा मैं आपको वर्ड याद करने के लिए बोलता हूं, आप इसका बुरा मत मान जाना। इमर्ज,
देखो ये क्या कर रहा है, ये बाबा जी बैठे हैं भाई साहब बढ़िया मस्त। और जो बाबा जी, वास्तव में बोलता हूँ, बाबा जी जो बन गया ना, जिसने संसार को समझ लिया। अब जैसे ये है, ये भाई साहब ऐसे बैठे ना मुद्रा के अंदर, इनका मतलब समझो, ये बैठे बड़े आराम से, और इसका दिमाग देखो, ये किसी भी चीज के अंदर अपने आप को इमर्ज कर सकता है, यानी अपने आप को किसी भी चीज के अंदर, काम के अंदर डुबा सकता है, ये इमर्ज कर सकता है। वह अपने काम में पूरी तरह डूब जाती है भाई, इतना मेहनत करती है, काम में डूब जाती है। शी लाइक्स टू इमर्स हर सेल्फ इन हर वर्क कंप्लीटली। वो अपने काम में खुद को पूरी तरह से खोना पसंद करती है। शी लाइक्स टू इमर्स हर सेल्फ इन हर वर्क कंप्लीटली। भाई देखो, एक स्पिंस्टर बता दिया, इसका मतलब कुमारी बुढ़िया। अब ये बताया इमर्स, तो एक जगह लड़कियों का कहीं ना कहीं ऐसे ठेस पहुंची होगी कि हमें स्पिंस्टर बोला गया, कुमारी बुढ़िया बोला गया। तो लड़कियों, ये तुम्हारे लिए तो है इमर्स, यानी काम में अच्छी तरीके से खो जाना। तुम मेरी प्यारी बच्चियां कितनी तरीके से काम में इमर्स हो जाती हो, अपना ध्यान लगा लेती हो। ये लड़के देखो, इनके सामने एक पॉइंट आना चाहिए ध्यान भंग होने का, तो कितनी जल्दी इनका ध्यान भंग हो जाता है। ठीक है, तो लड़कों तुम बुरा मत मानना, एक तरफ संभाल लिया, एक तरफ बता दिया, ठीक है, बात को ध्यान रखना। तो शी लाइक्स टू इमर्स हर सेल्फ इन हर वर्क कंप्लीटली। इमर्स के लिए वर्ड आया, अब्जॉर्ब आया, इन्वॉल्व आया, सबमर्ज आया। ध्यान रखेंगे भाई, इमर्स के लिए वर्ड आया अब्जॉर्ब, इन्वॉल्व, सबमर्ज, इन बातों को अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेन, वेन दो तरीके से वर्ड काम करेगा। देखो, एक तो ये कांच लगा हुआ है और ये लिपस्टिक लगा रहा है या लगा रही है, जो भी है। तो वेन का मतलब होता है, एक वर्ड आता था ना, उसका वर्ड भूल रहा हूँ, वर्ड था वो, चलो जो भी वर्ड होगा बाद में क्लिक कर जाएगा। उसे बोलते थे मन, खुद के अंदर ही व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो खुद को ही प्रेम करता था, नार्सिसिस्ट। याद आ गया, नार्सिसिस्ट। तो नार्सिसिस्ट होता था एक व्यक्ति जो खुद से ही प्रेम करता है। लेकिन वेन क्या होता है, वेन होता है बच्चे मेरे, एक ऐसा वर्ड अपन को ध्यान रखना है वेन से। वेन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वर्ड है वेन जिसका मतलब होता है क्या, घमंडी भी होता है और व्यर्थ भी होता है। ये नार्सिसिस्ट से अलग है, इस बात को ध्यान रखना। नार्सिसिस्ट होता है खुद से प्रेम करने वाला, वह इतना घमंडी है कि बार बार आईने में खुद को निहारता रहता है। ही इज सो वेन, ही कीप्स एडमायरिंग हिमसेल्फ इन द मिरर। वो इतना वेन है, इतना वो मतलब घमंडी है कि वो अपने आप को मिरर में सारा दिन निहारता रहता है। तो वेन का घमंडी के सेंस में भी आता है और व्यर्थ के सेंस में भी आता है। तो वेन के लिए वर्ड आएगा कंसाइटेड, एरोगेंट, सेल्फ ऑब्सेस्ड और वेन। इन सब का मतलब क्या होता है, घमंडी होता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो जाएगा। कई लोग आप देखते हो, जो फिल्म स्टार्स हैं, आप इस वर्ड्स को ऐसे, इन इस वर्ड को ऐसे याद करो, भाई फिल्म स्टार है, वो वेन हो गया, क्या हुआ, वेन हुआ। वेन का मतलब क्या हुआ, फिल्म स्टार हुआ, फिल्म स्टार नहीं हुआ, वेन का मतलब हुआ घमंडी। अब फिल्म स्टार क्या होते हैं, फिल्म स्टार्स को आईना देखने की आदत होती है, बात बात पे आईना देखेंगे, बार बार देखेंगे। वो क्या होते हैं, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, वो खुद को ही बहुत ज्यादा मानते हैं। तो वेन का मतलब होता है घमंडी, सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है खुद को ज्यादा मानने वाला, एरोगेंट हो गया घमंडी, कंसाइटेड भी हो गया घमंडी। तो ध्यान रखें, वेन का मतलब आप फिल्म स्टार से याद करें कि एक तो होता है ऑल इन वेन, सब कुछ व्यर्थ चला गया है ना, ऑल इन वेन। और एक वेन क्या होता है, एक वेन होता है घमंडी के रूप में वर्ड हमारे पास में आता है। आगे हमारे पास में वर्ड है इंसीडियस। इंसीडियस का मीनिंग होता है मेरे प्यारे बच्चे, एक ऐसी चीज जो दिखती नहीं है, मतलब है पर दिखती नहीं है, कुटिल के रूप में इस वर्ड को यूज करो। ठीक है, जैसे ये सांप है, ये सांप क्या है, ये कब डंक मार जाए आपको पता नहीं चलेगा, है ना। यह बीमारी कुटिल है जो गंभीर होने तक कोई लक्षण नहीं दिखाती, देखो छिपी हुई है ना, इंसीडियस है, छिपी हुई है। द डिजीज इज इंसीडियस, शोइंग नो सिम्टम्स अंटिल इट्स सीवियर। जब तक ये गंभीर हो जाती है तब तक ये डिजीज, ये बीमारी कोई भी लक्षण
नहीं दिखाती है। तो इंसीडियस के लिए वर्ड आएगा स्नीकी, फिर हिडन आ जाएगा, फिर हार्मफुल आ जाएगा। तो इंसीडियस हो गया स्नीकी, हिडन, हार्मफुल, इससे बोलेंगे इंसीडियस। इस बात को अपन को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। एप्रीहेंसिव बड़ा ही प्यारा वर्ड है मेरे बच्चे, और एग्जाम में इस बार ये वर्ड हिट कर सकता है, क्योंकि एप्रीहेंसिव जैसा ही एक वर्ड और है एप्रीहेंड, बट दोनों के मीनिंग मेरे दोस्त अलग अलग है। दोनों के मीनिंग ही अलग अलग है। ले लो अप्रीहेंसिव और एप्रीहेंड, दोनों के मीनिंग ही अलग अलग है। एप्रीहेंसिव होता है खुद को लेकर के ना चिंतित रहना, नर्वस रहना, एंशियस रहना, एप्रीहेंसिव बोलेंगे। देख रहे हो ये बच्चे मेरे कैसे हो गए हैं, इनको कई दिन से मैं मिला नहीं, मैं उनसे मिल नहीं पाया, तो मेरे बच्चे मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि वो ऐसे हो गए हैं। तो एप्रीहेंसिव, वह नई नौकरी शुरू करने को लेकर चिंतित थी। शी वॉज एप्रीहेंसिव अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, वो नई नौकरी शुरू करने को लेकर के एप्रीहेंसिव थी। तो एप्रीहेंसिव के लिए ही वर्ड आएगा एंशियस, अनईजी आ जाएगा, नर्वस आ जाएगा। तो एंशियस, अनईजी, नर्वस, एप्रीहेंसिव के ही वर्ड है। और मैंने बोला एप्रीहेंड, तो एप्रीहेंड को ऐसे याद करो, एप्रीहेंड का मीनिंग होता है कि आप किसी को कोई पकड़ कर ले जाना जांच पड़ताल करने के लिए, तो उससे बोलेंगे एप्रीहेंडिव, एप्रीहेंड, और एप्रीहेंसिव बोलेंगे चिंतित। आपको चिंता नहीं करनी है भाई किसी बात को लेकर के। नोबडी शुड वरी अबाउट एनीथिंग, किसी को कोई चिंता नहीं करनी है। एक वर्ड हमारे पास में आ गया प्रेडिकामेंट। मैंने कई दिन पहले ये वर्ड पूछा था प्रेडिकामेंट, और देखो प्रेडिकामेंट के अंदर आप अगर समझने का प्रयास कर रहे हो तो आपको दिखेगा भाई ये अनश्योर है किसी बात को लेकर के, कंफ्यूज सा लग रहा है ना, कंफ्यूजन लग रही है, कंफ्यूज लग रहा है। हम एक मुश्किल दुविधा में फंस गए हैं जहां कोई स्पष्ट हल नहीं था। वी वर स्टक इन अ डिफिकल्ट प्रेडिकामेंट है, मुश्किल दुविधा। प्रेडिकामेंट क्या है? दुविधा। वी वर स्टक, हम फंस गए थे, इन अ डिफिकल्ट प्रेडिकामेंट विद नो क्लियर सोल्यूशन, कोई क्लियर या साफ सोल्यूशन नहीं था। हम एक दुविधा में फंस गए थे जिसका कोई भी साफ या स्पष्ट हल हमारे पास में नहीं था। तो प्रेडिकामेंट क्या हुआ? प्रेडिकामेंट हुआ कि आप किसी डायलेमा में हैं, यू आर इन ए कंफ्यूजन, यू आर इन अ डायलेमा, यू आर इन ए प्रॉब्लम, यू आर इन अ मेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रेडिकामेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रेडिकामेंट, और एग्जाम में परहैप्स ये वर्ड आपको देखने को मिल सकता है, प्रेडिकामेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। मेक शिफ्ट, मैंने कई देर पहले बात करी कि ये आपका घर है और आप इस घर को अब बदल रहे हैं, क्योंकि आप एक नया घर मेक कर रहे हैं और पुराने घर से शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? मेक शिफ्ट का मतलब होता है अस्थाई। तूफान के बाद उन्होंने अस्थाई आश्रय बना लिया। दे बिल्ट अ मेक शिफ्ट शेल्टर आफ्टर द स्ट्रॉम, उसने तूफान के बाद में एक अस्थाई आश्रम बना लिया। भाई तूफान आया, तूफान आया तो जो पहले वाला था वो तूफान के अंदर मान लो बाढ़ बुढ़ आई, फ्लड आई, फ्लड के अंदर देयर ओल्ड हाउस वाज कंप्लीटली ड्राउन अवे, उनका जो पुराना घर था वो बिल्कुल ही पानी के अंदर बह गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक टेम्परेरी घर बनाया, उस टेम्परेरी घर को बोलेंगे मेक शिफ्ट। और मैंने याद करवाया आपको मेरे बच्चे कि आप एक नया घर मेक कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो पुराने घर से शिफ्ट करना पड़ता है ना। ठीक है, तो मेक शिफ्ट का मतलब क्या होता है, यानी आप पहले वाले घर में अस्थायी रूप से रह रहे थे, तो मेक शिफ्ट का मतलब क्या हो गया? अस्थायी हो गया। आगे देखेंगे। इंडिस्पेंसिबल, देखो ये बल्ब क्या, ये बल्ब बोल रहा है कि ये जो कार्य है ना, ये भैया बत्ती जगा लो, ये कार्य करना ही पड़ेगा, ये अपना हॉर्न बजा लो, बत्ती जगा लो, ये कार्य करना ही पड़ेगा। सफलता के लिए मेहनत अति आवश्यक है। ठीक है, इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या हुआ? वो करनी ही करनी पड़ेगी, ऐसा कार्य है दैट यू कैन नॉट डिले, दैट यू कैन पोस्ट, दैट यू कैन नॉट पोस्टपोन, है ना। वो अगर मैं बात करता हूं तो वो इंडिस्पेंसिबल वर्क है, वो ऐसा कार्य जो आप डिले कर ही नहीं सकते। सफलता के लिए मेहनत आवश्यक है, हार्ड वर्क इज इंडिस्पेंसिबल फॉर सक्सेस,
मेहनत के लिए हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, ये इंडिस्पेंसिबल है। तो इंडिस्पेंसिबल यानी कि अनिवार्य है, इनडिस्पेंसिबल यानी कि कोई कार्य करना अनिवार्य है, ठीक है। तो इंडिस्पेंसिबल के लिए ही वर्ड आया एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल। चलो भाई, ये सॉरी, ये हमारे 1000 वर्ड्स की सीरीज के अंदर अभी तक कुल मिला के हमने 112 वर्ड्स कर लिए हैं, जिसमें 42 वर्ड्स आज किए हैं और ऑलमोस्ट 70 वर्ड्स हम लोगों ने पहले कर रखे हैं। तो आप लोगों ने पहले वाले 70 वर्ड्स भी जाकर के देखने हैं, और ये 42 वर्ड्स तो आपने चेक कर ही लिए होंगे। और मैं बता रहा हूँ कि जो मैं 1000 वर्ड्स लेकर के आ रहा हूँ, उनमें से मैं आपका एग्जाम हिट करवा दूंगा। ये आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम वर्किंग हार्ड, और मैं चाहता हूँ कि आप भी उतनी ही मेहनत करें मेरे बच्चे। तो अगर इन 42 वर्ड्स में से ऐसे कुछ वर्ड्स हो जो आज आपके दिमाग में बैठ गए हो, रम गए हो, आपको मजा आया हो, कोई वर्ड सुन के मजा आया हो, तो वो आप कमेंट करना। और अगर आप इस 42 वर्ड्स की लिस्ट बना करके हिंदी मीनिंग के साथ में कमेंट करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा भाई आपका पार्टिसिपेशन है, आप भी बहुत मेरी तरह ही मेहनत कर रहे हो, तो उसका आनंद अलग आएगा। ठीक है जी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों को श्री राधे। पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेहनत करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए वेरी वेरी ग्रेट डे अहेड।